દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એક વાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. તાપી તટ પર ઊભું છે આ શિક્ષણનું ઉપવન, એક વાર આવો તો મહેકે આખું આજીવન. જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, જીવનના આનંદથી અહીંયા કોઈ નથી પરહેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. एक तरफ कुरुक्षेत्र ने कर्णभूमि एक बाजू, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. એક તરફ કુરુક્ષેત્ર ને કર્ણભૂમિ એક બાજુ, બંને વચ્ચે જ્ઞાનનું ફૂલ ખીલે છે તાજુ. સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, સૌને હૈયે સ્થાન છે એનું હંમેશા રહેશે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. મોકળાશ અજવાસ છલકતા વર્ગ અહીં છે, શિક્ષણને સંસ્કાર ભર્યું એક સ્વર્ગ અહીં છે. શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, શિસ્ત અને સમજણની જોડી અહીં વર્ષોથી છે જ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ. દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, દૂર સુધી ફેલાયું જેના શિક્ષણનું છે તેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમારું સ્વાભિમાન અમારી અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ, અમરોલી કોલેજ. Good morning, one and all. On behalf of Jeevan Jyot Trust and J.Z. Shah Arts and H.P. Desai Commerce College, Amroli, Surat, we warmly welcome you. It is our pleasure to have this much amount of participant in 7th webinar. So again, we warmly welcome you. I request our principal, Dr. Kishore C.N. Chavda sir, to give blessings to this program. वंदे मातरम. आदरणीय मुकुल जी, हमारे पूरे परिवारजनों और सबका अमरोली कॉलेज की ओर से स्वागत है. और सबसे ज्यादा मैं मुकुल जी का शुक्रिया अदा करूंगा, उसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी
और भारतीय शिक्षा मंडल के पूरे परिवार को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर से हमें ये मौका दिया, और सबको शुक्रिया। जितेंद्र सिंह परमार सर। माननीय मुकुल जी कानेटकर, आज हमारे साथ मी फॉर माय नेशन जो आज अमरोली कॉलेज और भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है, उनके मुख्य वक्ता होंगे। मुकुल जी का परिचय करवाने से पहले मैं भारतीय शिक्षण मंडल का एक छोटा सा परिचय करवा देना चाहता हूं कि भारतीय शिक्षण मंडल यानी भारत के शिक्षा में भारत कैसे हो, इस व्यवस्था को लाने के लिए काम कर रहा है। उसमें रिसर्च, पाठ्यक्रम में बदलाव, युवा पीढ़ी की बौद्धिक क्षमता को विकसाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम, ऐसे अलग अलग विषयों के ऊपर भारतीय शिक्षण मंडल कार्य करता है। वर्तमान में जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में बहुत सारी चर्चाएं चल रही है और थोड़े समय में लागू होने वाली है, वो शिक्षा नीति के बनाने में, उसमें सुझाव देने के लिए भी भारतीय शिक्षण मंडल का बड़ा योगदान रहा है। माननीय मुकुल जी कानेटकर का परिचय करवाता हूँ। माननीय मुकुल जी कानेटकर पिछले 30 सालों से अपने आप को भारत माता के श्री चरणों में समर्पित कर चुके हैं। वो प्रचारक का जीवन जीते हैं। पूर्व में आप विवेकानंद केंद्र में आपकी जिम्मेदारियां रही है। उसके बाद विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के आप राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, जो खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पे विमर्श करता है, संगोष्ठी करता है। और जिस समय आप महासचिव थे, उस समय वर्तमान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत डोभाल जी के साथ भी काम किया है 3 सालों तक। आपने अभी तक 8000 से ज्यादा वक्तव्य अपने पूरे भारत को दिए हैं। दूसरा, आप एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की आदि कॉलेजों में गीता स्वाध्याय के ऊपर विजिटिंग लेक्चरर में भी आप करवाते हैं। आपने आपने बहुत सारी पुस्तक लिखी है, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है, एसेंशियल विवेकानंद और परीक्षा दे हंसते हंसते, वो 2 किताबों का आपने लेखन किया है। आप भारतीय शिक्षण मंडल के वर्तमान में राष्ट्रीय संगठन मंत्री है और आपका केंद्र नागपुर है। मैं अभी कॉलेज के ट्रस्टियों से आग्रह करूंगा, जो भी संचालक है उनके आग्रह करूंगा कि आप मुकुल जी को माइक हैंड ओवर कर। Thank you, Kanetkar sir. Sir, now the session is on. Means we are handing over the session to you. जीवन ज्योत ट्रस्ट और जे देसाई कॉलेज के सभी ट्रस्टी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी लोग, भारतीय शिक्षण मंडल के विभिन्न कार्यकर्ता जो सूरत महानगर से और गुजरात से इस वेबिनार में जुड़े हैं, उसके प्रांत के मंत्री आदरणीय जितेंद्र भाई और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों तथा भाइयों, हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गर्व का विषय है कि हम इस राष्ट्र के अंग हैं, राष्ट्रांग है। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते। हम अपना परिचय किस रूप में देते हैं, स्वयं को भी और औरों को भी, वह हमारे जीवन को व्याख्यायित करता है, डिफाइन करता है। हाउ वी लुक एट अवरसेल्फ एंड हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड थ्रू विच एटीट्यूड depends on our own self view, our own self introduction to ourselves and to others. अभी मेरा परिचय देते समय पहला वाक्य जितेंद्र भाई ने प्रयोग किया कि गत 30 वर्षों से अपना जीवन भारत माता के लिए समर्पित किया है, प्रचारक है। कुछ वर्षों पूर्व ये प्रचारक शब्द सबके लिए एक पहेली था, लेकिन जब से हमारे प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री वहां पर बैठे हैं, तब से अब सारे विश्व को पता है कि प्रचारक क्या होता है। जिसका जीवन ही विचार का प्रचार बन जाता है, उसको प्रचारक कहते हैं। और मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसने 1990 में इस व्रत को अपने जीवन में धारण किया और अपने आप को भारत माता को समर्पित किया। ये सौभाग्य का विषय है, कोई अभिमान का या गर्व का विषय नहीं है। केवल गत जन्मों की पुण्याई थी जो मुझे ये करने की प्रेरणा मिली, अवसर मिला।
हिम्मत भी मिली और मैं छलांग लगा सका। और सबसे बड़ी बात कि मुझे मेरी मां का आशीर्वाद मिला। प्रेरणा तो बहुतों के मन में आती है, हम में से अनेकों के मन में बचपन में ही यह विचार आया होगा कि हम देश के लिए कुछ करें। हमने जब इतिहास को पढ़ा होगा, जब भगत सिंह का जीवनी पढ़ी होगी, या फिर चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ा होगा, या शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा, या सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम युवाओं में से एक भी ऐसा हो जिसके मन में यह ना आया हो कि उस समय मैं होता तो क्या करता। जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आपस में इस बात की शर्त लगा रहे थे, इस बात की शर्त बंध रहे थे, इस बात की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन पहले मातृभूमि पर बलिदान होगा, और बलिदान होने के लिए उनका कोडवर्ड था विवाह, शादी। इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे से कहते थे मेरी शादी पहले होगी। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को कहते थे मेरी शादी पहले होगी। घटनाक्रम ऐसे शुरू हुआ था कि एक बार जालंधर में सब लोग घूम रहे थे सड़क पे, और किसी की बारात निकली, और बारात में दुल्हे राजा घोड़े पर बैठे थे, सामने सब लोग नाच रहे थे, और घोड़े पर बैठे हुए दुल्हे राजा बड़े प्रसन्न हो रहे थे। और ये क्रांतिकारी वहां से जा रहे थे आपस में, तो आपस में एक दूसरे से बात करते समय भगत सिंह ने कहा चंद्रशेखर को, देखो बेटा शहीद हो रहा है फिर भी मुस्कुरा रहा है। ये एक विनोद के रूप में हंसी मजाक में कही गई बात थी, लेकिन वो एक संकेत बन गई, और उसके बाद में मातृभूमि पर बलिदान होने का जो अवसर है उसको शादी कहने लगे वो लोग। और दोनों के आपस में इस बात पे शर्त लगती कि मेरी शादी पहले होगी। भगत सिंह कहता कि मेरी शादी पहले होगी, अर्थात मैं पहले बलिदान होगा, मैं फेरे फांसी चढ़ूंगा। और चंद्रशेखर आजाद उसको कहते थे अबे सरदार, क्या खा करके तू पहले बलिदान होगा, पहले शादी होगी। बड़ा भाई मैं हूं, आयु में बड़ा हूं, इसलिए शादी मेरी ही पहले होगी। हमारे संस्कृति में बड़े भाई की शादी नहीं होती तब तक छोटे का ग्रीन सिग्नल नहीं होता है। मैं बड़ा हूं, शादी मेरी पहले होगी। कहना वो चाह रहे कि मैं बलिदान पहले होऊंगा। शिवराम हरि राजगुरु महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र में क्रांति के कार्य करते करते जब महाराष्ट्र में ब्रिटिश पुलिस पीछे पड़ गई तो भूमिगत होकर के जालंधर गए। इन सबको हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के साथियों को जालंधर से लुधियाना शिफ्ट होना पड़ा, और लुधियाना जाते समय फिर वही प्रसंग हुआ कि बारात दिखी, और ये दोनों फिर शुरू हो गए कि मेरी शादी पहले होगी। भगत सिंह कहे पंडित शादी तो मेरी पहले होगी, और चंद्रशेखर आजाद कहे अबे सरदार शादी तो मेरी पहले होगी। और पहुंचते पहुंचते अपने अड्डे पर पहुंचे, गुप्त स्थान पर पहुंचे, वहां भी ये विवाद चलता ही रहा दोनों का आपस में कि मेरी शादी पहले होगी। और इतना विवाद हुआ जैसे मित्र होते हैं, और ये क्रांतिकारी थे, देश के लिए काम करते थे, किसी भी समय बलिदान हो सकते थे, लेकिन जीवन मस्ती में जीते थे, एकदम आनंद से जीते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला गाने वाले ये लोग थे, तो बसंती चोले में रंगे हुए इन लोगों को मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए आनंद से जीते थे। तो दोनों की शर्त और दोनों की लड़ाई इतनी ऊपर तक पहुंच गई कि दोनों गुत्थम गुत्ता हो गए, लड़ने लगे, एक दूसरे को पटकनी देकर के कुश्ती लड़ने लगे, एक दूसरे की छाती पर बैठ करके कहने लगे मेरी शादी पहले होगी। कभी भगत सिंह नीचे तो कभी चंद्रशेखर आजाद नीचे, और जो ऊपर होता वो दूसरे को ठोक के कहता कि मेरी पहले होगी। अब शिवराम हरि राजगुरु बेचारा नया नया आया हुआ था, तो राजगुरु को पता नहीं था कि इनका कोड वर्ड है शादी। उसको लगा दोनों शादी के लिए लड़ रहे, तो बड़े जोर से गुस्सा हुआ, और गुस्सा होकर के चिल्लाने लगा। बंगाल से सचिंद्रनाथ सन्याल जी आए हुए थे, उनके ऊपर चिल्ला करके कहने लगा आप तो बड़े हो, आप तो समझाओ, ये मूर्खों की तरह शादी के लिए लड़ रहे हैं। यदि शादी करनी थी तो अपने घर में रुकते, क्रांति के पथ पे काहे को आए। कहने लगा वहां तुम्हारी भारत माता का, मातृभूमि का जनाजा निकला और तुमको अपनी बारात की पड़ी है, अपने विवाह के लिए लड़ रहे हो। और दोनों लड़ाई छोड़ करके उठ के जोर से हंसने लगे और जोर जोर से
हंसते हुए सुखदेव को कहने लगे, जरा इसको समझा शादी का अर्थ क्या होता है। इतिहास साक्ष्य है, भगत सिंह को फांसी की सजा डिक्लेयर हुई। उसकी घोषणा हुई कि 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। हाँ, कुछ युवा साथी सोच रहे होंगे 23 मार्च बलिदान दिवस है, फिर मैं 24 क्यों कह रहा हूं। अंग्रेजों ने तय 24 ही किया था, फांसी दे दी 23 को, क्योंकि अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों से इतने डरते थे कि उनको लगा था कि तय दिनांक पर जिस दिन का मुहूर्त निकला है उस दिन यदि फांसी देंगे 24 को, तो उससे पहले देश में बवाल ना हो जाए, इसलिए एक दिन पहले फांसी लटका दिया था। इसलिए 23 तारीख का बलिदान दिवस आपको ठीक याद है, 23 मार्च का, लेकिन जो मुहूर्त तय हुआ था वो 24 मार्च का तय हुआ था। और जब शादी का मुहूर्त निकल गया 24 मार्च का, तो भगत सिंह ने जेल में से गुप्त रूप से खाने के टिफिन में से चिट्ठी भेजी चंद्रशेखर आजाद को कि पंडित देख, मैं शर्त जीत गया, मेरे शादी का मुहूर्त निकल आया। चिट्ठी जब मिली चंद्रशेखर आजाद को दुर्गा भाभी के माध्यम से, तो वो फरवरी का महीना था, फरवरी का प्रथम सप्ताह था, और चंद्रशेखर आजाद ने चिट्ठी का वापस उत्तर दिया और उसी पद्धति से खाने के टिफिन में से चिट्ठी पहुंची लाहौर में, लाहौर के जेल में बंदी भगत सिंह के पास। और उस चिट्ठी में लिखा था कि अबे सरदार, बड़े भाई की शादी पहले होगी, अभी तो मुहूर्त निकला है, इतरा मत, शर्त तो मैं ही जीतूंगा, शादी मेरी ही पहले होगी। आप कल्पना कीजिए, और इतिहास साक्षी है कि 15 फरवरी के दिन प्रयाग के उस एल्फिंस्टन बाग में, जिसको कंपनी बाग कहा करते थे और अब उसका नाम चंद्रशेखर आजाद उद्यान रख दिया गया है, उस चंद्रशेखर आजाद उद्यान में एक वटवृक्ष के नीचे एक पूरी की पूरी अंग्रेजों की कंपनी से अकेले लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद ने आहुति दी। चंद्रशेखर आजाद आर्य समाजी थे, बचपन से यज्ञ करते थे, हवन करते थे प्रतिदिन गायत्री मंत्र का, और इसलिए वो यज्ञ के संस्कार थे, तो उनको पता था कि यज्ञ में हवि दी जाती है तब प्रत्येक पात्र शुद्ध होना चाहिए। उस प्रत्येक पात्र को धोया जाता है, जिससे हवि दी जाती है, वो चाहे जिससे पानी से प्रोक्षण किया जाता है, वो चाहे वो ईंटें जिसको गाय के गोमेय से, गाय के गोबर से लिपा जाता है, सब शुद्ध। आहुति देनी है तो उस आहुति का साधन शुद्ध होना चाहिए, ये यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले को पता होता है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद को एक बार 12 साल की आयु में अंग्रेजों ने बंदी बनाया था, और जब उनका आजाद नाम पढ़ा, जब उन्होंने अपना और कोई नाम बताने से मना कर दिया, मेरा नाम आजाद है यही कहते रहे, वो घटना हम सबको पता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने शपथ ली थी कि मुझे भारत माता पर आहुति होना है तो अंग्रेजों के गंदे हाथ मुझे स्पर्श नहीं करेंगे, मैं बंदी नहीं बनूंगा, मैं कैद नहीं होऊंगा, मैं बलिदान करूंगा लेकिन बंदी नहीं बनूंगा। इसलिए उस एल्फिंस्टन बाग में, उस बगीचे में लड़ते हुए, जब उनके मौजर पिस्तल में, जिनको वो प्रेम से बम्बोला कहते थे, वह मौजर पिस्तल उन्होंने ग्वालियर से खरीदा था। ग्वालियर के उस चौधरी गन हाउस में चंद्रशेखर आजाद की फोटो आज भी लगी हुई है, जहां से उन्होंने वो बंदूक खरीदी थी। मैं ग्वालियर में जब था 9 वर्ष तक, तो उस चौधरी गन हाउस में चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर देखने के लिए जाता था, और वहां की धूली उठा करके अपने माथे पर लगाता था कि यहीं पर उनके चरण पड़े होंगे। वो तो पूरा रिनोवेट हो गया था चौधरी गन हाउस, लेकिन भावना की बात है कि इसी धरती पर चंद्रशेखर आजाद चले होंगे। भिंड में भी रहे थे बहुत दिनों तक। मैं वो सौभाग्यशाली हूं जिनको श्री कृष्ण सरल नाम के कवि ने, जो केवल क्रांतिकारियों के ही गीत लिखता था, सारा जीवन उन्होंने क्रांतिकारियों के गीत पर लगा दिया था। उज्जैन के श्री कृष्ण सरल के बारे में कहा जाता था कि आजकल के कवि कविताओं की पुस्तकें बेच करके और बड़े बड़े सम्मेलनों में कविता पाठ करने के पैसे ले लेकर के घर बनाते हैं, और श्री कृष्ण सरल वो कवि थे जिन्होंने घर बेच करके कविता की और कविता की पुस्तकें छापी। मैं शहीदों का चारण गीत उन्हीं के गाता हूं, जो कर्ज देश ने खाया था उसको रोज अता करता हूं।
प्रतिदिन कविता करते समय ये लिखने वाले श्री कृष्ण सरल, मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनके मैंने दर्शन किए और उनका बड़ा स्नेह पाया। उन्होंने क्रांति गाथा नाम की पुस्तक लिखने के लिए श्री कृष्ण सरल सारे क्रांतिकारियों के घरों पे गए थे, चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पे गए थे, हर किसी के स्थान पर गए थे। वचनेश त्रिपाठी लखनऊ के कवि और श्री कृष्ण सरल उज्जैन के कवि, उन्होंने क्रांतिकारियों का इतिहास हमको बता करके जो उपकार हमारी पीढ़ी पे किया है, पर दुर्भाग्य इस देश के साहित्य के विद्यार्थी वचनेश त्रिपाठी को भी नहीं जानते, श्री कृष्ण सरल को भी नहीं जानते। मध्य प्रदेश में उसको पाठ्यक्रम में हमने डलवाया था, बाकी कहीं पर पाठ्यक्रम में नहीं डाला। मध्य प्रदेश के थे तो हम क्यों डालें। लेकिन श्री कृष्ण सरल की कविता है, उनको जब मैं मिला पहली बार 2005 में, जब उनके दर्शन किए, मेरा एक व्याख्यान सुनकर के उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के गुण गाता था, जैसे आज मैंने इस व्याख्यान को वहीं से प्रारंभ किया। तो यही वाली घटना सुनकर के श्री कृष्ण सरल ने किसी तुलसी टेकचंदानी करके एक थे, उनके माध्यम से मुझे बुलाया। मैंने जाकर के उनसे मिला और वो दिन मेरे लिए बहुत स्वर्णिम दिन था। उसके बाद उनका बहुत स्नेह मैंने पाया, प्रतिदिन लिखते थे। उन्होंने अपने मुंह से वह घटनाएं बताई कि जब वो भगत सिंह की जन्मभूमि पर जाना चाहते थे। इस देश का दुर्भाग्य है कि भगत सिंह की जन्मभूमि आज भारत में नहीं है। इस भारत की कटी हुई भुजा पाकिस्तान में भगत सिंह की जन्मभूमि है। जब भगत सिंह की जन्मभूमि उस गांव में जाने के लिए श्री कृष्ण सरल ने अनुमति मांगी तो पाकिस्तान सरकार ने वीसा देने से मना कर दिया। ये युवा कवि मानने वाला नहीं था। भगत सिंह जीवन का आदर्श है, उसके गांव की मिट्टी तो मैं जाकर के ही आऊंगा। भगत सिंह भी अपनी आयु के 12 वर्ष के थे तब जाकर के जालियांवाला बाग की मिट्टी बोतल में भर करके लाए थे। जालियांवाला बाग में हुए बलिदानियों के रक्त से सनी हुई मिट्टी से भगत सिंह तिलक किया करते थे। जो कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी और नक्सलवादी भगत सिंह को कम्युनिस्ट बताने का षड्यंत्र करते हैं, उनको पता नहीं भगत सिंह से बड़ा श्रद्धावान भक्त कोई नहीं था। वह भगत सिंह प्रतिदिन अपने माथे पर जालियांवाला बाग की मिट्टी से तिलक करते थे। श्री कृष्ण सरल चोरी छुपे घुसपैठ करके, सीमा पार करके भगत सिंह के गांव में गए और उस गांव में जाकर के भगत सिंह के टूटे हुए घर, क्योंकि पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं हमारे इन बलिदानियों से, टूटे हुए घर के खंडहर में से और मिट्टी लेकर के आए। मेरा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण सरल ने वो भगत सिंह के घर की मिट्टी मुझे दी थी, जन्मभूमि की मिट्टी। और बहुत वर्षों तक ये जो हनुमान जी का सिंदूर का तिलक मैं लगाता हूं, उस तिलक में भगत सिंह की मातृभूमि की मिट्टी मिली हुई थी। मैं एल्फिंस्टन बाग में उस पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करके आया हूं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आहुति भारत माता के चरणों में दी। जब उनके बमबोले में, उनके माउजर पिस्तल में अंतिम गोली बची, तब जिस क्रांतिकारी ने यह प्रण किया था कि अंग्रेजों के अपवित्र हाथ इस देह को बलिदान होने से पहले स्पर्श नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यदि अपवित्र हो गया तो मातृभूमि में आहुत होना, यज्ञ में यह आहुति मान्य नहीं होगी। इसलिए जब अंतिम गोली बची तब 15 फरवरी को उस वीर ने अपने कनपटी पर बंदूक लगाई, वंदे मातरम का नारा लगाया और स्वयं के हाथों से स्वयं को, मातृभूमि को बलिदान कर दिया। उस पेड़ के नीचे बैठ करके मैंने ध्यान करके उस दृश्य को याद किया है, स्मरण किया है। क्योंकि अंग्रेजों ने वो तस्वीर प्रसिद्ध की थी दूसरे दिन, तीसरे दिन के अखबारों में, जब पेड़ के बूंदे से टिक करके चंद्रशेखर आजाद का शव रखा हुआ था। मैं उस स्थिति में बैठ करके चंद्रशेखर आजाद को जीने का मैंने प्रयत्न किया, वहां की मिट्टी लेकर के आया। आज भी मेरे माथे पर जो तिलक लगा हुआ है, इस तिलक में एक आध कण उस मिट्टी की भी हो सकती है, या भगत सिंह के जन्मभूमि के मिट्टी की हो सकती है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, अपना गुणगान गाने के लिए नहीं बता रहा हूं। हम आज मुक्त हवा में जी रहे हैं। आज हम स्वतंत्रता से मेरी मर्जी कह सकते हैं, मैं जो चाहे करूं मेरी मर्जी के गीत गा सकते हैं।
इस लोकतंत्र में चाहे जो अपने जीवन का कर सकते हैं, तो ये करने का स्वातंत्र, ये आजादी, आजादी मांगने के नारे लगाने की आजादी भी उन मूर्खों को जिनके बलिदानों से मिली है, उनके बलिदानों का विस्मरण करता हुआ युवा देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये क्या यह देखने के लिए हमारे वीर बलिदान हुए थे? क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर ये देखना चाहते थे? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने लिए जीने वाले युवा को देख करके क्या इन बलिदानियों के मन में आता होगा? इसका स्मरण करने के लिए मैं बता रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद की शादी पहले हुई, पहले वे बलिदान हुए, शर्त वे जीत गए। जब मृणालिनी देसाई के गुजराती में लिखे हुए उपन्यास में पहली बार यह घटना मैंने पढ़ी थी, यह घटना मैंने गुजराती में पहली बार पढ़ी। उस उपन्यास का मराठी और हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। जब गुजराती में पहली बार यह घटना मैंने पढ़ी तो मैंने अपने आप से प्रश्न किया था, यदि उस समय 1926 में, 27 में, 30 में, 31 में मैं जी रहा होता, और हो सकता है पिछले जन्म में रहा भी हूं कुछ, तो मैं क्या करता? क्या मैं क्रांति के पथ पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ लड़ रहा होता, या अहिंसा के मार्ग पर ही सही भारत माता की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा होता? क्या कर रहा होता? पूर्व जन्म का स्मरण तो हमको नहीं है, किंतु ये बात इतिहास को पढ़ते समय हम सबके मन में तो आई होगी। जब गुरु गोविंद सिंह का चरित्र मैंने पढ़ा, और जब पढ़ा कि जिस समय कश्मीर के पंडित उनके पिता गुरु तेग बहादुर के पास आए और गुरु तेग बहादुर को उन्होंने कहा कि औरंगजेब के सेनानी जो वहां के नायब तहसीलदार है, उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों के जीवन को मैं बख्श दूंगा, क्षमा कर दूंगा, यदि हिंदुओं का कोई बड़ा नेता, बड़ा महात्मा, बड़ा कोई व्यक्ति बलिदान कर दे या मुसलमान धर्म को स्वीकार कर दे, मतांतरण कर दे, तो मैं पंडितों को छोड़ दूंगा, अन्यथा सभी पंडितों को मतांतरण करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधि तेग बहादुर जी से यह बात कहने के लिए जब पहुंचे, तब उनका 12 साल का पुत्र साथ में खड़ा था। तब उनका नाम गुरु गोविंद राय था। और जब विचार कर रहे थे कि इस समस्या का क्या समाधान है, कौन ऐसा वीर पुरुष है, कौन ऐसा महात्मा है, कौन ऐसा महापुरुष है जो पंडितों के जीवन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दे, हंस हंस शीश नवाए, कौन हो सकता? और जब इसके लिए नामों की सूची बन रही थी, इधर उधर लोग देख रहे थे, तब ये 12 साल का पुत्र अपने पिता को कहता है, आपसे बड़ा कौन महापुरुष है, आप क्यों नहीं बलिदान कर देते? मैं अपने आप से प्रश्न पूछता था जब इसको पढ़ता था कि उस तेग बहादुर की सभा में मैं बैठा होता, उस अकाल तख्त पर यदि उनके साथ में मैं खड़ा होता सुझाव देने वालों में, तो क्या ये सुझाव देने का साहस, सामर्थ्य मुझ में होता? मैंने इतिहास को ऐसे ही पढ़ा है। जब आनंदपुर साहब में बैसाखी के मेले में यही गुरु गोविंद राय खालसा की स्थापना करते हैं, आह्वान करते हैं, आरज यदि तू खालिस होवे, हस हस देश हित शीश नवाए, हस हस धर्म हित शीश नवाए। हे आर्य, यदि तू पवित्र है, खालिस है, यदि तेरा हृदय सोने का है, यदि तू मातृभूमि को प्रेम करता है, यदि कलमश नहीं है तेरे हृदय में, यदि अपवित्रता नहीं है, यदि मन में मैल नहीं है, यदि आर्य तू पवित्र है, तो अपने देश के लिए बलिदान करने को तैयार हो जा। आह्वान करते गुरु गोविंद राय। कौन मातृभूमि को बलिदान देगा? खप्परवाड़ी का खप्पर खाली, मां रक्त मांगती है। शोणित से मातृभूमि का अभिषेक करना है, कौन आएगा? और कोई एक पटना का नाई उठ करके खड़ा होता है, मैं बलिदान करूंगा। नांदेड़ का कोई दर्जी उठ करके खड़ा होता है, शिंपी, और वो कहता है मैं करूंगा।
एक को अंदर ले जाते हैं गुरु, तंबू लगा हुआ है शामियाना, शामियाने के अंदर गुरुजी एक पटकुटी में ले जाते हैं एक को, पहले प्यारे को ले जाते हैं, जय एकलिंग जी की आवाज आती है, रक्त से सनी तलवार लेकर के गुरुजी बाहर आते हैं। माँ की प्यास बुझी नहीं, माँ को और शोणित चाहिए और रक्त चाहिए, कौन बलिदान देगा? और दूसरा आता है, कोई दर्जी आता है, कोई क्षत्रिय खत्री आता है, एक के बाद एक 5 लोग अंदर जाते हैं, खून से सनी तलवार लेकर के गुरु गोविंद राय बाहर आते हैं और आह्वान करते हैं, कौन खालिस है, कौन पवित्र है? खालिस यानी पवित्र, शुद्ध। सामने खड़े वीरों के पौरुष का आह्वान करते, कौन बलिदान करने को तैयार है, कौन मां के लिए अपनी बलि देगा? और पंक्तिबद्ध हो जाते हैं लोग, लाइन लग जाती है, जैसे अभी लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलने के बाद लगी थी। लोग पंक्तिबद्ध होकर के बलिदान करने को तैयार है। मैं खालिस हूं, मेरा शीश ले लो, मेरा शीश ले लो, मैं मातृभूमि के लिए बलिदान करूंगा। ये खालसा की जन्म कथा है। और जब हजारों की संख्या में वीर युवा तैयार हो जाते हैं सरदार बनने के लिए, असरदार बनने के लिए, समाज का नेतृत्व करने के लिए, तब गुरु गोविंद राय अंदर से अपने पंच प्यारों को बुलाते हैं। अंदर तो बलि केवल बकरे की दी गई थी, परीक्षा थी, तलवार से लगा रक्त उन पंच प्यारों का नहीं था। उन पंच प्यारों को बाहर बुलाते हैं, तलवार से चीनी को बड़े टंकियों में घोल करके शरबत बनाते हैं, उसका नाम शरबत खालसा, तलवार से घोला गया था वो शरबत। और पंच प्यारे शरबत पिला करके दीक्षा देते हैं। पहली दीक्षा गुरु गोविंद राय रहते हैं, दशमेश 10वें गुरु सिखों के, गुरु नानक की परंपरा वाले गुरु, उस गद्दी को चलाने वाले अकाल तख्त की, गुरु अर्जुन देव के, गुरु राम सिंह के, गुरु तेग बहादुर के पुत्र। और वो गुरु गोविंद सिंह उस दिन, गुरु गोविंद राय थे तब तक, उस दिन पंच प्यारों से शरबत खालसा की दीक्षा लेने के बाद गुरु गोविंद सिंह बन जाते हैं। लाहौर के भाषण में स्वामी विवेकानंद हिंदुओं को आह्वान करते, हिंदू हो तो गुरु गोविंद सिंह जैसे सिंह बनो। मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, आनंदपुर साहिब के उस बैसाखी के मेले में मुकुल तू खड़ा होता और गुरु गोविंद राय की तलवार तेग आह्वान कर रही होती, क्या तू खालिस है, क्या तू पवित्र है, क्या तू मातृभूमि के लिए बलिदान कर सकता है? क्या उत्तर दिया होता मुकुल तूने? मैंने मित्रों इतिहास को ऐसे ही पढ़ा। शिवाजी के आह्वान पर तानाजी जब तैयार हो जाता है कि रायबा का लगीन, रायबा की शादी बाद में होगी, पहले कोंढाना की शादी, राजे मेरे होते हुए आपको क्यों जाना पड़ेगा? हजारों बाजी प्रभु बलिदान हो जाए, एक शिवबा बचना चाहिए, कहने वाले बाजी प्रभु देशपांडे पावन खिंड में अकेले लड़ते लड़ते तोप की आवाज आने तक शरीर पर घाव लगे हैं, लेकिन हाथ से तलवार छूट नहीं रही, क्योंकि जब तक राजे पहुंच नहीं जाते गढ़ पर तब तक बलिदान करने का भी अधिकार नहीं। बलिदान भी व्यर्थ न जाए, मातृभूमि के काम आए। ऐसा बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान पावन खिंड में पढ़ता हूं तो मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूं, तू होता शिवा का मावड़ा तो क्या करता 400 साल पहले? तू होता गुरु का खालसा तो क्या उत्तर देता? मैंने इतिहास को ऐसे पढ़ा है। 1943 में रंगून में सभा भरी, ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक जिनको जापान ने बंदी बना लिया था, उन बंदी सैनिकों के, प्रिजन ऑफ वॉर, युद्ध बंदियों के सामने भारत का नरकेसरी गर्जना कर रहा था। हम सबने पढ़ा है वह भाषण। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ललकार की थी सुभाष चंद्र बोस ने। देने के लिए कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास, आजाद हिंद सेना में आ जाओगे तो मैं तुमको इस बात की भी निश्चित गारंटी नहीं दे सकता कि 2 समय खाने के लिए रोटी मिलेगी, पहनने के लिए जूते तो दूर की बात, क्योंकि यदि दान मिला
आजाद हिंद सेना को पर्याप्त धन मिला तो पहले गोली खरीदेंगे, पहले बारूद खरीदेंगे, पहले एम्युनेशन खरीदा जाएगा, फिर पैसा बचा तो भोजन और फिर पैसा बचा तो जूते। क्या नंगे पांव चलकर, खाली पेट लड़कर अपने मातृभूमि को स्वतंत्र करने का मादा है तो लग जाओ पंक्ति में, आजाद हिंद सेना के सैनिक बन जाओ। सुभाष चंद्र बोस की कथाएं हमने सुनी है, भाषण सुने हैं। श्री कृष्ण सरल की लिखी हुई पुस्तक कालजयी सुभाष में वह ओरिजिनल भाषण है। अद्भुत पुस्तक है कालजयी सुभाष, नहीं पढ़ी हो तो पढ़नी चाहिए। जब सुभाष बाबू के उस भाषण को पढ़ा तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, यदि उन युद्धबंदियों में सुभाष बाबू के सामने मुकुल तू बैठा होता तो क्या करता, क्या तेरा उत्तर होता? हम सब ने पढ़ा है, जब वो तुला दान किया जा रहा था, सुभाष चंद्र बोस को तोल रहे थे और तुला के एक पर्दे में सुभाष बाबू और दूसरे पर्दे में सोने, सिक्के, चांदी, गहने डाले जा रहे थे। उस समय तुला झुक नहीं रही थी, सुभाष बाबू की तुला पूरी नहीं हो रही थी और एक मां ने आकर के अपना मंगलसूत्र डाल दिया और तुला तुल गई, तुला भारी हो गई। सुभाष बाबू ने कहा, मां ये मंगलसूत्र है, सौभाग्य का लक्षण है। उस मां ने उत्तर दिया, मेरा पति मातृभूमि पर बलिदान हुआ है इसलिए ये उसकी निशानी है, उसकी निशानी मातृभूमि के काम आए तो गर्व होगा। सुभाष बाबू के आंखों में आंसू थे। मां ने अपनी ओट से 13 साल के बालक को निकाला, पल्लू के पीछे छुपे बालक को सुभाष बाबू को सौंपा और कहा, ये मेरे पति के, बलिदानी पति की दूसरी निशानी है, इसे भी मातृभूमि के काम में ले लो। कालजयी सुभाष में जब ये घटना मैंने जैसे के तैसे श्री कृष्ण सरल की अद्भुत चमत्कारी लेखनी से लिखी हुई पढ़ी तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, उस सभा में तू खड़ा होता तो क्या होता? जब पंक्ति लग गई और 14 साल के 13 साल के बालक खड़े होकर के छाती फुला करके मेरी छाती नापो, मैं सेना में आऊंगा, मैं आजाद हिंद सेना का सैनिक बनूंगा कह करके खड़े हो गए। मुकुल 1943 की उस सभा में तू होता तो तेरा क्या उत्तर होता? मैंने अपने आप से पूछा इतिहास पढ़ते समय। इसलिए आप अपना परिचय क्या देते हो? फलाने का बेटा, फलाने का भाई, इस राज्य का, इस भाषा को बोलने वाला, इस जाति का, इस गोत्र का, क्या ये परिचय है? या आपका एकमात्र परिचय इस मातृभूमि का मैं अंग हूं? जैसे मेरे शरीर के अंग है वैसे इस हिंदू भूमि का एक मैं राष्ट्रांग हूं, एक कोशिका हूं। यदि राष्ट्र के जीवित रहने के लिए मेरा बलिदान आवश्यक है तो मैं बलिदान करूंगा। आज कोरोना का महामारी चल रही है, रोगों को पढ़ते हैं, रोगों के बारे में जानते हैं तो बहुत जानकारी मिलती है। एड्स और कोरोना जैसी महामारियों के आने से पहले और आज भी विश्व में सर्वाधिक भयावह और ऐसी बीमारी के रूप में, रोग के रूप में जिसको जाना जाता है वह कर्क रोग है, कैंसर है। क्या आप जानते हैं कैंसर कैसे होता है? कैंसर इस कारण नहीं होता कि आपके शरीर में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु, कोई विषाणु घुस जाता है, नहीं, कोई इंफेक्शन नहीं है कैंसर का। कैंसर की बीमारी बाहर से नहीं आती, आप पूछिए अपने डॉक्टर को या गूगल कर लीजिए। आजकल तो सबसे बड़ा गुरु गूगल बाबा है, गूगल बाबा से पूछ ले कॉज ऑफ कैंसर और द प्रोसेस बाय विच कैंसर हैपन्स, तो आपको पता चलेगा जब शरीर की कोशिका शरीर का अनुशासन मानने से मना कर देती है। प्रति क्षण अभी मैं बोल रहा हूं और इस क्षण मेरे शरीर में अनेक कोशिकाएं मर रही है और उसी समय दूसरी कोशिकाएं उनका स्थान ले रही है। इसको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहते हैं। दोनों मिलाकर के शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है।
ये चय और अपचय की प्रक्रिया सतत चलती है। इस चय और अपचय के कारण, इस चयापचय के कारण हम जीवित हैं। कुछ कोशिकाएं मर रही, दूसरी उनका स्थान ले रही। कैंसर तब होता है जब कोशिका मरने को मना कर देती है। जब कोई कोशिका जो कार्सिनोजेनिक होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको कहते हैं, वह कोशिका कह देती है कि मैं मरूंगी नहीं, भाड़ में जाए शरीर। शरीर ने तय किया है तेरे को मरना है, मैं नहीं मरूंगी। जब शरीर का अनुशासन कोशिका नहीं मानती और मल्टीप्लाई होने लगती है तो वो गांठ बन जाती है। उस ट्यूमर को कैंसर का ट्यूमर कहते हैं। हम यदि भारत माता की कोशिका है और हम राष्ट्र के अनुशासन को मानने से मना कर देते हैं, लक्ष्मण रेखा बता दी घर में रहो, तो हम इस राष्ट्र के लिए कैंसर है। वी आर द कैंसरस सेल इन द बॉडी ऑफ भारत माता। यदि मेरा जीवन मातृभूमि के लिए नहीं है, यदि मेरा व्यवसाय मातृभूमि के लिए नहीं है, यदि मेरी प्रतिभा मातृभूमि के लिए नहीं है, तो सावरकर सागरा प्राण तळमळला कविते में लिखते हैं, इन सारे गुणों का भार वृथा भार त्याचा व्यर्थ भार है। वह कैंसर का ट्यूमर है। बहुत अच्छा गीत गाते होंगे, बहुत अच्छे संगीतकार होंगे, बहुत अच्छे वक्ता होंगे, लेकिन यदि आपकी वक्तृता, आपका संगीत, आपकी कला, आपका नृत्य, आपकी चित्रकारी, आपकी डॉक्टरी, आपकी वकालत, आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपका शिक्षकत्व, आपका रिसर्च यदि भारत केंद्रित नहीं है, भारत माता के लिए समर्पित नहीं है, तो व्यर्थ है। यू आर द कैंसरस सेल। आप इस राष्ट्र के लिए केवल द्रोही नहीं है, आप रोग है। इसलिए आप अपना परिचय क्या देते हैं? यदि आपका परिचय आपका राष्ट्र है, लाहौर के उसी भाषण में जिसका जिक्र मैंने किया, विवेकानंद का भाषण लाहौर में हो रहा है, वहां लाहौर में गुरु के पुत्रों के बलिदान को याद करते हैं। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र बलिदान हुए। चमकौर की लड़ाई में दो बड़े भाई जुझार सिंह और अजीत सिंह बलिदान हुए। जुझार सिंह और अजीत सिंह का बलिदान होने के बाद आनंदपुर साहब से निकल करके गुरु और किसी जगह जाने के लिए निकले, और उनकी मां, इन बच्चों की दादी, छोटे छोटे बालक, एक 10 साल का, एक 12 साल का, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, गुजरी देवी के साथ में कहीं और जाने के लिए निकले। अलग अलग विभाजित होकर के जाए, गुरु गोविंद सिंह और उनकी पत्नी एक तरफ और ये तीनों एक तरफ, ताकि एक साथ शत्रु के हाथ में न लाए। इसलिए रणनीति बनाई, फिर इकट्ठा आएंगे, अमृतसर में तय था। बीच में किसी द्रोही ने, किसी कैंसर की सेल ने फौलाद खान को सूचना दी और फतेह सिंह, जोरावर सिंह, माता गुजरी देवी को कैद कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। सरहिंद इन दोनों दीवार चुनी जा रही है, और औरंगजेब का सेनापति फौलाद खान उनको कह रहा है, इस्लाम को स्वीकार कर लो, जीवित बच जाओगी। गुरु के पुत्र यदि मुसलमान हो जाते हैं तो सारा खालसा हो जाएगा इनके पीछे पीछे। ये मान करके इतने अत्याचार किए। उनके सामने एक भेड़ को बांधा, एक बकरे को बांधा, उसकी खाल उधेड़ दी हंटर से, चाबुक से, और कहा कि ऐसी तुम्हारी उखड़ेंगे। और वो छोटे बालक हंसते रहे। हमें निज देश प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है। भरो धरो ईटे, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। हमारी निकलती सांस बोलेगी,
यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। दोनों बालक बलिदान हो गए। जब दीवार छोटे बालक के गर्दन तक आई, जोरावर सिंह के गर्दन तक आई, तो फतेह सिंह के आंखों से गरम गरम आंसू निकला और वो जाकर के जोरावर के गाल पर गिरा। जोरावर ऊपर देख करके कहता है, बड़े भाई को रो रहे हो? बलिदान होते समय रो रहे हो मातृभूमि पर? दादी माँ ने और माँ ने बचपन से यही तो कहानियां सुनाई थी और इसी बात के लिए तो तय किया था। आज वह जीवन का स्वर्णिम अवसर आ गया है जब मातृभूमि पर स्वयं को आहुत करने जा रहे हो और तुम्हारे आंखों में आंसू। तब बड़ा भाई कहता है छोटे भाई को, अरे पगले, इसलिए नहीं रो रहा कि बलिदान हो रहे, इसलिए नहीं रो रहा कि मर जाएंगे, इसलिए नहीं रो रहा कि दीवार आ जाएगी और सांस बंद हो जाएगी और दीवार में घुट करके कल्पना करो कैसे मरे होंगे। कितने देर तक दीवार पूरी होने के बाद भी श्वास चलती रही होगी और उस अंधेरी दीवार में घुट घुट करके मरते हुए पिता दशमेश की जय हो। दीवार के अंदर से आवाज आती रही, भारत माता की जय, खालसा पंथ की जय, गुरु ग्रंथ की जय, धर्म की जय, देश की जय। बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है, तू मेरे बाद में इस मातृभूमि पर आया, तेरा जन्म मेरे 2 साल बाद हुआ, लेकिन ऐसा कौन सा पिछले जन्म में पुण्य किया था जो मुझसे पहले बलिदान होने का अवसर तुझे मिल रहा है? अरे पगले, तू मुझसे जीत गया, मुझसे पहले तू बलिदान हो रहा है, मैं अभागा तेरे बाद बलिदान होऊंगा, इस बात के लिए रो रहा हूं। चारों पुत्र बलिदान हो गए। गुरु गोविंद सिंह को समाचार मिला फतेह सिंह जोरावर सिंह के बलिदान होने का। गुरु गोविंद सिंह की पत्नी रोने लगी और गुरु गोविंद सिंह ने पत्नी को कहा, क्यों रोती है रे? उन्होंने एक दोहा कहा, चारों बलिदान हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हे मां, आज तेरा मातृत्व मुक्त हो गया, अब सारे खालसा की तू माता बन गई, सारे खालसा के मानने वाले तेरे पुत्र हो गए। अभी तक इन चारों में और उनमें तू भेद करती थी, इन चारों को अधिक प्रेम करती थी, भगवान ने इसीलिए चारों को ले लिया ताकि तेरा मातृत्व मुक्त हो जाए, अब तू सबकी मां बन गई। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उस सिंह से सिंह बनो गुरु गोविंद सिंह जैसे। लाहौर में खड़े होकर के उनका स्मरण करते कि इसी भूमि पर उस गुरु गोविंद सिंह के चरण पड़े होंगे। यहाँ की मृत्तिका, यहाँ की मिट्टी का कण कण उनके स्पर्श से पावन हुआ है। विवेकानंद याद करते और याद करके कहते, उनके जैसा बलिदान करो। अपनों द्वारा प्रताड़ित होने पर, द्रोह करने के द्वारा, अपनों ने द्रोह किया था। जो खाना खिलाने वाला था गुजरी देवी को, बचपन से जिसने फतेह सिंह जोरावर सिंह को भोजन कराया था, उसी ने द्रोह करके सूचना दी थी पैसे के लालच में। अपनों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी उन्होंने ना अपने धर्म को, ना अपने साथियों को दोष दिया, ना एक अपशब्द निकाला, चुपचाप दक्षिण में चले गए और नांदेड़ में जाकर के अपना शरीर छोड़ा। स्वामी विवेकानंद ये उदाहरण देकर के कहते, क्या ऐसे हिंदू तुम बन सकते हो? चाहे जो हो जाए, अपने धर्म को, अपने देश को दोष न देना। उसी भाषण में विवेकानंद कहते, वेदों की ऋचाएं यहां गुंजी थी, पहले वेदों की रचना इसी भूमि में हुई थी जहां मैं खड़ा हूं। और उसी बात में आगे चल करके स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भागवत कहता है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब पुण्य का संचय होता है, तब अनेक पुण्याई के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। दुर्लभ मानव तन पावा, अति दुर्लभ मनुष्य का देह मिला है, उसको सार्थक करो, भागवत कहता है। व्यर्थ मत गवाओ, ये मनुष्य का देह मिला है। ये जीवन जेब भरने के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, एफडी और इंश्योरेंस निकालने के लिए नहीं है। अपने जैसे 2 और पैदा करके चले गए, इसके लिए जीवन नहीं है। ये तो पशु भी करता है। कुछ करके दिखाओ। विवेकानंद कहते हैं, भागवत कहता है कि बहुत पुण्याई के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। वही स्वामी विवेकानंद उस लाहौर के भाषण में कहते हैं, जब वो पुण्याई 2 गुना होती है, तब भारत माता में जन्म मिलता है।
हम सब दुगने पुण्याई वाले लोग हैं। मैं 8वीं कक्षा में था जब ये भाषण विवेकानंद का पहली बार पढ़ा था, और तब मन में संकल्प जगा कि इतनी पुण्याई से भारत माता में जन्म मिला है। पिछले जन्मों में इतना सौभाग्य, इतनी पुण्य कर्म किए होंगे जो भारत माता में जन्म किया, 3 गुना पुण्य किए थे। इसलिए ये प्रेरणा मिली कि भारत माता के लिए जीवन समर्पित कर दिया जाए, पूरा 24 घंटे उसका काम। पाप थोड़ी किया है जो मां को छोड़ के जाऊंगा। उसी दिन तय किया, इस जीवन में एक क्षण के लिए भी भारत माता को छोड़ के नहीं जाऊंगा। पासपोर्ट बनाया ही नहीं। अभी जितेंद्र भाई बता रहे थे, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का सचिव बनाया 2008 में विवेकानंद केंद्र ने मुझे। जो मित्र मेरे इस संकल्प को, प्रण को जानते थे, वो हंसने लगे, कहने लगे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सेक्रेटरी बने हो, अब तो विदेश जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा देखते हैं, पाप किए होंगे तो जाना पड़ेगा। लोग कहते थे विवेकानंद भी गए थे, मैंने कहा उन्होंने किए होंगे पाप इसलिए गए थे। मैंने नहीं किए, मैं नहीं जाऊंगा। डोवाल जी रोज रोज प्रसंग आते थे, रोज, मतलब 3 साल में कम से कम 30-40 प्रसंग आए होंगे। जब डोवाल जी कहते थे अरे वो इटली में एक बैठक है, उसमें तुमको ही जाना चाहिए सचिव के रूप में, ताइवान में जाना चाहिए, हॉलैंड में, कहाँ अमेरिका में, और हर बार मैं बहाना बना करके किसी और पापी को भेज देता। मैं नहीं जाता। उनको कभी नहीं बताया मैंने, उनके सामने ऐसे 24 घंटे मातृभूमि का चिंतन करने वाले व्यक्ति के सामने मैं अपनी क्या बढ़ाई करूं कि मैं मातृभूमि छोड़ करके नहीं जाना चाहता। मैंने करीब से देखा है। मेरे मन में आता था ना, भगत सिंह आज होते तो क्या करते, ये दूसरा प्रश्न मन में आता था, भगत सिंह आज होते तो क्या करते। इस प्रश्न का उत्तर अजीत डोवाल जी का जीवन देख करके मुझे मिला। 24 घंटे मातृभूमि का चिंतन, 24 घंटे, 1 मिनट भी नहीं। पत्नी ने घर से फोन किया, वो नया जो मंदिर बना रहे ग्रेटर नोएडा में, उसमें लगाने के लिए टाइल्स के 3 सैंपल आए थे। आप बताने वाले थे कौन सी लगानी है, आपने बताया नहीं। वो आया है मिस्त्री, उसको कौन सी टाइल देनी है। मेरे सामने फोन आया। फोन पे कभी कभी आवाज सुनाई देती है आगे वाली, तो वो सुनाई दी। इधर से आवाज, इधर से डोवाल जी ने पत्नी को कहा, अनु ये मनमोहन सिंह कश्मीर देना चाहता है पाकिस्तान को, मैं बचाने में लगा हूं, तुम्हारे कुछ आइडिया हो तो बताओ कैसे कश्मीर को बचाया जाए। पत्नी ने कहा तुम कश्मीर को बचाओ, मैं टाइल सिलेक्ट कर लूंगी। 24 घंटे मातृभूमि का चिंतन करने वाले व्यक्ति को क्या बताता है। एक दिन मैंने कहा मेरा पासपोर्ट नहीं है, उन्होंने कहा 1.5 दिन में बना दूंगा, बहाने मत बनाओ। लेकिन वाकई पाप नहीं किया अभी तक, इसलिए अभी तक तो जाना नहीं पड़ा मातृभूमि को छोड़ करके। दुगनी पुण्याई से भारत में जन्म मिला है, पता है क्या, अनुभव करते हैं क्या। गर्व से बताता है पिता मेरा बेटा अमेरिका में है। अरे पाप किए थे तुमने और तुम्हारे बेटे ने, जो वहां जाकर के ग्रीन कार्ड के लिए रो रहा है। इस पुण्य भूमि, दिव्य भूमि, इस देवता जहां जन्म लेने के लिए लालायित होते, विवेकानंद के शब्द है, जहां जन्म लेने के लिए देवता लालायित होते हैं। मथुरा के डोह में, यमुना जी में मछली बन करके आते हैं ताकि कृष्ण हाथ धोए तो उसकी गोपाल काले की झुटन को हम खा जाए। इस पुण्य भूमि में जहां देवता, जहां ईश्वर अवतार लेता है, देवता जन्म लेने के लिए लालायित होते हैं, वहां तुमको जन्म मिला और उस मातृभूमि को छोड़कर जाने का स्वप्न देखते नहीं। सीखने के लिए जाएंगे, बाद में वापस आएंगे, नहीं आता भाई कोई वापस। इसलिए मी फॉर माई नेशन ये शब्द नहीं है, ये भाव है। राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने का भाव है। नंदलाल बोस बहुत अच्छे चित्रकार थे, और उस समय जैसा कि फ्रांस का चित्रकारिता पर, पेंटिंग पर फ्रांस का ही बोलबाला था, तो फ्रांस में नग्न चित्र बनाने का उस समय का रिवाज था। तो जो भी सीखता था वो नग्न चित्र बनाता था। इन्होंने भी नग्न चित्र बनाए, श्रृंगार रस के चित्र बनाए नंदलाल बोस ने। एक दिन भगिनी निवेदिता मिल गई। मार्गारेट नोबल, विंबलडन में पैदा हुई थी, आयरिश थी मूल, विवेकानंद की शिष्या बनी, भारत में आ गई। किसी भी हिंदू से 10 गुना अधिक हिंदू, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का दिया हुआ सर्टिफिकेट है भगिनी निवेदिता को। भारत में आ गई, भारत की हो गई। निवेदन, आत्मनिवेदन नवधा भक्ति की 9वीं सीढ़ी है, जब आदमी स्वयं को समर्पित कर देता है। उस निवेदन से उसका नाम निवेदिता रखा विवेकानंद ने, क्योंकि वह निवेदित हो गई मातृभूमि को।
वह नंदलाल बोस से मिली भगिनी निवेदिता और नंदलाल बोस को कहने लगी, मातृभूमि परतंत्र है और तुम नग्न चित्र निकालने में व्यस्त हो। यदि तुम्हारी चित्रकारी भारत मां को समर्पित नहीं है तो व्यर्थ है, व्यर्थ भारत याचा। ये गुण का संभार गर्दभ के कंधे पर ज्ञान राशि डाल की पुस्तकें डाल दो तो वैसे है, यथा गर्दभ चंदन भारवाही। इन गुणों का क्या अर्थ है? नंदलाल बोस जग गए और नंदलाल बोस ने भारत माता के 12 चित्र बनाए। बेड़ियों में भारत माता, पैर में कांटा चुभी हुई भारत माता, उसके पुत्र उससे गद्दारी कर रहे ऐसी भारत माता। और नंदलाल बोस के भारत माता के चित्र, वंदे मातरम सीरीज उसको कहते हैं। आप गूगल करेंगे वंदे मातरम सीरीज के भारत माता के चित्र, 12 चित्र मिल जाएंगे। नंदलाल बोस के उस चित्रों ने कितने क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी, अपनी कला को समर्पित कर दिया मातृभूमि के नाम पर, तो कलाकार अमर हो गया। जब भारत की संविधान सभा, जिसके ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे, उन्होंने जब संविधान को छापने के लिए संविधान में कुछ चित्र दिए जाने चाहिए ऐसा तय किया, तो वो चित्र बनाने के लिए जिनको कमीशन किया गया, जिनको बुलाया गया, वो नंदलाल बोस थे। संविधान की ओरिजिनल कॉपी यदि आप देखेंगे, वहां रखी हुई है एक कॉपी, तो अपने इनके एमएसयू बड़ौदा के डिपार्टमेंट में, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, वहां संविधान की कॉपी रखी है। कभी जाकर के देखिए ओरिजिनल कॉपी, तो उसमें रामायण, महाभारत के, बुद्ध के, वनगमन के सारे चित्र आपको मिलेंगे। अशोक के, सम्राट अशोक के चित्र मिलेंगे। वो सारे चित्र नंदलाल बोस ने बनाए। जब अपनी चित्रकारी को राष्ट्र को समर्पित कर दिया तो राष्ट्र के काम आए। सुब्रमण्यम भारती श्रृंगार की कविता लिखते थे। एक दिन कांग्रेस के अधिवेशन से लौटते समय एक ही बोगी में भगिनी निवेदिता के साथ उनका टिकट था। आमने सामने बैठे हुए भगिनी निवेदिता ने सुब्रमण्यम भारती की कविता सुनकर के कहा, कविता तो, कवित्व तो बहुत अच्छा है, कविता तो बहुत अच्छी है, कालिदास शर्मा जाए ऐसा श्रृंगार तुमने रचा है। किंतु मातृभूमि पुकारती है। यदि तुम्हारी कविता मातृभूमि का गान नहीं गाएगी तो उस कविता का अर्थ क्या? उसके बाद भारत भारती स्तोत्र लिखा। वो सुब्रमण्यम भारती का भारत भारती स्तोत्र, उसने कितनों को क्रांति की प्रेरणा दी। मैं कितने किस्से बना। महर्षि अरविंद यही बड़ौदा में पढ़ाते थे, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाते थे। भगिनी निवेदिता उनकी चलती हुई कक्षा में पहुंच गई। कक्षा चल रही है, वो प्रिंसिपल थे, वो कक्षा में अपना व्याख्यान दे रहे और बीच में जाकर के हाथ पकड़ करके, क्या अधिकार था, बाहर निकाल करके लाई। क्रांति के पथ पर लोग चल रहे, मातृभूमि परतंत्र है, और तू यहां 12 रुपए की नौकरी पे प्रिंसिपल बना हुआ फिलॉसफी पढ़ाएगा। अरे ये फिलॉसफी जिएगा कब? और अरविंद घोष के अंदर का देशभक्त जग गया। बड़ौदा की नौकरी छोड़ करके बंगाल चले गए, अभिनव भारत की स्थापना की। वहां जाकर के वंदे मातरम वो पत्रिका निकाली। जिस समय वो अलीपुर की जेल में थे, उस समय वंदे मातरम पत्रिका भगिनी निवेदिता चलाती थी। अरविंद घोष को क्रांति के पथ। यदि आपकी प्रतिभा, यदि आपकी बुद्धि, यदि आपकी शक्ति, यदि आपका सामर्थ्य, यदि आपकी कला, यदि आपने प्राप्त की हुई विद्या मातृभूमि पे समर्पित नहीं है तो निरर्थक है। केवल निरर्थक नहीं, रोग है, ट्यूमर है। राष्ट्र का नुकसान देशद्रोहियों ने या शत्रुओं ने नहीं किया है। इस राष्ट्र का खाकर के भी राष्ट्र के प्रति स्वयं को बलिदान करने में असमर्थ स्वार्थियों ने किया है। यदि आप अपने स्वार्थ को नहीं त्याग सकते तो आप मातृभूमि पर कलंक है। इसलिए देशभक्ति का यह व्यावहारिक रूप आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। संकट की घड़ी है, हम घर में बैठे हैं, धीरे धीरे कुछ व्यापार खुल रहे, धीरे धीरे कुछ खुल रहा। कल्पना कीजिए, शराब की दुकानें पहले गुजरात वालों को नहीं समझ में आएगा, गुजरात में शराब बंदी है, लेकिन कल्पना कीजिए इसेंशियल
अत्यावश्यक दुकानें खोलने की बात कर रहे, अत्यावश्यक संस्थान खोलने की बात कर रहे, अत्यावश्यक व्यापार खोलने की बात कर रहे, और उस अत्यावश्यक की सूची में शिक्षा संस्थान नहीं है। क्या हमारे लिए लज्जाजनक बात नहीं है? इस राष्ट्र के लिए महाविद्यालय अत्यावश्यक नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। चौथे लॉकडाउन में भी नहीं खोला भाई। ऑनलाइन ले लो परीक्षा, ऑनलाइन कर लो, क्योंकि बच्चे आए तो भी आप कर क्या लेते हो? शिक्षा आवश्यक है, लेकिन शिक्षा संस्थान अनावश्यक है। यह बता रहा है कोविड आपको। शिक्षा ऑनलाइन चल रही है, लेकिन शिक्षा संस्थान बंद है। क्यों? क्योंकि यदि राष्ट्र को समर्पित जो जो नहीं होगा वो निरर्थक होगा। इसलिए मी फॉर माय नेशन यानी राष्ट्र के लिए समर्पित होने की प्रतिस्पर्धा है। हम भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम में इस नाम से प्रतियोगिता लेते हैं, मी फॉर माय नेशन। भगत सिंह और चंद्रशेखर की प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिता। राम प्रसाद बिस्मिल के मां का उदाहरण है। उसके साथ मैं अपने इस सत्र का समापन करूंगा। बाद में प्रश्नोत्तर रखने वाले हो तो वो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, लेकिन अभी अंतिम उदाहरण में राम प्रसाद बिस्मिल की मां का देना चाहता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये शेर लिखने वाला राम प्रसाद बिस्मिल। तेरा वैभव सदा रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, लिखने वाला राम प्रसाद बिस्मिल। खूब कविताएं लिखी राम प्रसाद बिस्मिल ने, नाटक भी लिखे। राम प्रसाद बिस्मिल का समग्र साहित्य 1998 में 1998 में दिल्ली के किताब महल से पब्लिश हुआ। 5 खंडों में राम प्रसाद बिस्मिल के समग्र साहित्य के प्रकाशित होने की खबर मैंने पांचजन्य जो संघ का साप्ताहिक है उसमें पढ़ी। खबर पढ़ के बहुत अच्छा लगा। राम प्रसाद बिस्मिल का समग्र साहित्य इधर उधर से बटोर करके छोटी छोटी पुस्तिकाओं में छपा हुआ मैं पढ़ता था। अब समग्र एक साथ मिल जाएगा, आनंद आ गया। खबर पूरी पढ़ी तो नीचे अंतिम पंक्ति में लिखा था, फलाने फलाने व्यक्ति ने पुस्तक का लोकार्पण किया। उस समय सभागृह में 25 विद्वान उपस्थित थे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म शताब्दी पर उनको स्मरण करने के लिए 25 लोग, और कमर मटकाने वाली नर्तकी का नाच देखने के लिए लाखों की भीड़। क्या यही उन बलिदानियों का कर्ज चुका रहे हैं हम? वो राम प्रसाद बिस्मिल जो जब थकार के काकोरी कांड के बाद इधर उधर भटक रहे थे, थकार करके शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, वहां अपने घर लौटे तो मां ने कहा, यहां कैसे आ गया? तू तो क्रांति के पथ पर चला था, घर क्यों आ गया? मां, थक गया हूं, कोई साथ नहीं देता। कितने युवाओं को कहा, लेकिन सब अपने स्वार्थ में डूबे हुए। कोई मातृभूमि वे काम नहीं करना चाहता। मां राम प्रसाद को कहती है, जब शपथ ली थी क्रांति के पथ पर जाने की, जब कहा था जब तक मां स्वतंत्र नहीं होती तब तक व्यक्तिगत जीवन नहीं, तब तक केवल मां के लिए जीऊंगा। यदि स्वतंत्र हो गई तो ठीक है, अन्यथा उस पर बलिदान हो जाऊंगा। ये शपथ ली थी ना सावरकर ने, 9 साल की उम्र में ली थी। अपनी उंगली को काट करके शिवाजी के समान ही, जैसे शिवाजी ने रोहिडेश्वर का अभिषेक किया था, सावरकर ने एक वीरा माता के सामने अपने रक्त का अभिषेक करते हुए शपथ ली थी, या तो मातृभूमि पर बलिदान होगा या मातृभूमि के स्वतंत्र होने तक अथक बिना रुके परिश्रम करूंगा। राम प्रसाद को मां ने कहा, यह शपथ ली थी, शपथ ली थी कि लोग साथ देंगे तो काम करूंगा, साथ नहीं देते तो अकेले काम कर, घर में तेरा स्थान नहीं, इस घर में तुझे भोजन नहीं मिलेगा। ऐसी वीर माताएं, वीर प्रसवा माताएं आज भी जीवित है इस देश में, जो हंसते हंसते तिलक लगा करके विदा करती है। राम प्रसाद बिस्मिल की मां ने भगा दिया। राम प्रसाद बिस्मिल पकड़ा गया, बलिदान हुआ। गोरखपुर में फांसी चढ़ाई गई। 17 दिसंबर की तारीख थी। 17 दिसंबर को गोरखपुर की जेल में
राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया गया, अंग्रेजों का षड्यंत्र था, शव नहीं देंगे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शव को बाहर नहीं दिया, लाहौर के जेल में अंदर ही केरोसिन छिटक करके आधा जला दिया था। जब ये लोग अंदर पहुंचे लीगल सारी बैटल लड़ करके, तब कुछ अवशेष मिले थे। आज भी शत्रु हमारे बलिदानियों के, वीरगति प्राप्त करने वाले वीरों के शवों से डरता है, इसलिए पाकिस्तान हमारे मेजर के शवों को शत विक्षत करता है, क्योंकि शवों से भी डरता है। जब चंद्रशेखर आजाद ने अपने माउत्सर से, अपने बमबोले से अपना बलिदान किया था, तो अंग्रेज जो कप्तान था, वो अंग्रेज कप्तान वो आकर के हाथ नहीं लगा पाया, हिम्मत नहीं उसकी हाथ लगाने की। उसने उस पेड़ के ऊपर चढ़ा करके बंदूकों से गोली चला करके चंद्रशेखर आजाद के शव को छलनी किया, और उसके बाद उसकी हिम्मत हुई पास जाने की। शत्रु हमारे वीरों के शवों से भी डरता है, आज भी डरता है। अंग्रेज शव देना नहीं चाहते थे। मां सुबह सुबह पहुंच गई 4:30 बजे, हाथ में कागज लेकर के पहुंची। परिवार वाले शव मांगते हैं तो देना पड़ता है। अंग्रेज अपने ही विधि से, अपने ही कानून से बंधे थे, जेल के जो मैनुअल के अनुसार मां को शव देना पड़ा। गोरखपुर के इतिहास में न भूतो न भविष्यति शव यात्रा निकली। आज भी वहां पर वो चौराया है, राम चौराहे के नाम से। बहुत कम लोग जानते हैं आज बहुत कम लोग प्रयाग में जानते हैं कि सीएस उद्यान, चंद्रशेखर आजाद उद्यान को सीए उद्यान कर दिया। सीएस उद्यान, चंद्रशेखर का सीएस उद्यान कर दिया। सीएस पार्क बहुत कम लोग बोलते हैं, सब लोग कंपनी बाग कहते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ चंद्रशेखर बलिदान हुए थे। मैं जब पहली बार गया था 1991 में प्रयाग, तो रिक्शा वाले को कहा था मैंने, 22 मई 1991, आज भी डेट मुझे याद है, 22 मई 1991 को जब मैं प्रयाग पहुंचा, मैंने रिक्शा वाले को कहा, स्नान करते ही सबसे पहला काम कहा, मेरे को चंद्रशेखर आजाद उद्यान ले चल। वो मेरे तरफ ब्लैंक चेहरे से देख रहा था, उसको समझ में नहीं आया कहाँ जाना है। पड़ोस में कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कहाँ जाना है भाई साहब? मैंने कहा जहां चंद्रशेखर आजाद बलिदान। अरे भाई साहब कंपनी बाग ले जाओ, वो रिक्शा वाले को कहता है। तब रिक्शा वाले को समझ में आया कंपनी बाग ले जाना है। स्वतंत्र भारत की ये विभीषिका है। हम अपने शहीदों को भूल गए, हम अपने बलिदानियों को भूल गए, वीर गतियों प्राप्त करने वाले जिन वीरों के कारण ये स्वातंत्र मिला है उनको भूल गए। इससे बड़ा द्रोह क्या हो सकता है? इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? आज गोरखपुर में बहुत कम लोग जानते हैं कि राम चौराहे का अर्थ क्या है। जब शव यात्रा राम चौराहे पर पहुंची तो दहन से पहले मां ने तिरडी को खड़ा किया, शव को खड़ा किया। हिंदुओं में शव को खड़ा नहीं करते, एक बार मरने के बाद आड़ा ही रखते हैं। केवल सन्यासी बैठ करके समाधि होती है। बाकी आम सनातनी हिंदू जब मरता है तब उसका शव खड़ा नहीं करते। मां ने खड़ा किया, सारी परंपराओं को तोड़ करके। लोगों ने कहा मां खड़े नहीं करते। मां ने कहा सब लोग देखे एक बार राम को, राम के शव का दर्शन ये समुदाय करे। इतना भव्य जन समुदाय राम प्रसाद बिस्मिल की शव यात्रा में आया था। मां ने सबको कहा वीर गति को प्राप्त किए बलिदानी की मां हूं, रोऊंगी नहीं। क्योंकि राम गया रोने का बात नहीं है, राम गया प्रेरणा की बात है। राम ने अपने मृत्यु से हम सबको जीवन जीने का मार्ग दिखा दिया है। आप लोग उनकी तरह जीवन जिए, ऐसा आह्वान मां ने किया। जयदेव भाई ठाकर उस समय क्रांतिकारियों के पुरोधा थे, मां को संभाले हुए खड़े थे। मां ने अपनी बात पूरी की और अपनी ओट से, आंचल से राम प्रसाद के छोटे भाई जगत प्रसाद को बाहर निकाला, 16 साल का जगत प्रसाद। और जयदेव भाई ठाकर को कहा इसको ले लो, इसको भी क्रांति के पथ में ले लो, ये भी मातृभूमि के काम आ जाए। जयदेव भाई ने जगत प्रसाद को गले लगाया, करतल ध्वनि से और बड़े बड़े वंदे मातरम के नारों से गोरखपुर की आसमंत गुंज उठा और मां के आंखों में आंसू आए। मां रोने लगी, सुबक सुबक करके रोने लगी, गंगा जमुना बहने लगी। जयदेव भाई ने पूछा मां अभी तो कहती थी बलिदानियों की माताएं रोया नहीं करती, राम चला गया तू नहीं रोई, अब जगत चला जाएगा, छोटा है तो ज्यादा लाडला है क्या?
इसके जाने से रो रही है। माँ ने कहा नहीं रे पगले, राम गया इसलिए नहीं रो रही, जगत चला जाएगा इसलिए भी नहीं रो रही, लेकिन मेरे 2 ही पुत्र थे, अब मेरी कोख खाली हो गई, अब मातृभूमि मांगेगी तो क्या दूंगी, इस रिक्तता को याद करके रो रही हूं। 2 थे, दोनों चढ़ा दिए। सावरकर ने अपने भाभी को लिखे हुए पत्र में लिखा था, यदि 7 होते तो 7 मातृभूमि पर बलिदान होते, 2 थे इसलिए 2 हो गए। हम अपने जीवन में तय करें मेरा जीवन किस लिए, क्या करना है मुझे, और जो कुछ भी करना है वो राष्ट्र समर्पित कैसे हो, इस बात का विचार करें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पूरे सेशन में एक फ्रीक्वेंट लाइन में आपने एक शब्द मुझे बहुत बढ़िया लगा सर, कि ये टॉपिक, ये कोई टॉपिक या विषय नहीं है, मी फॉर माई नेशन ये एक भावना है, और ये पूरी भावना को आपने पूरे सेशन में बहुत अच्छे से चरितार्थ किया, और पूरे लोगों, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने भी बहुत सारी कमेंट दिए सर आपके लिए, तो सभी ने बहुत प्रॉपरली एंजॉय किया है। नाउ क्वेश्चनिंग सेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ परमार सर को, जितेंद्र परमार सर। जी नमस्ते मुकुल जी, बहुत ही भावनाओं से भरा हुआ आपका भाषण रहा, वक्तव्य रहा, और आशा करता हूं कि सभी लोगों ने उसमें से जो अपने अंदर के भाव है वो जरूर जगे होंगे। और युवा है तो आप ही हमेशा कहते हैं कि जिसके मन में प्रश्न ना हो वो युवा नहीं होते, तो आज भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। उनमें से समय की अनुकूलता ना होने के कारण व्यक्तिगत प्रश्न ना लेकर जो सब प्रश्न का भाव एक जैसा हो, उन सभी प्रश्नों को एक साथ मैं आपसे करता हूं। एक प्रश्न आया है कि ये लॉकडाउन के समय के बाद हम भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने व्यक्तिगत तौर पे क्या क्या कार्य कर सकते हैं? कितनी तैयारी है उस पर निर्भर करता है, बलिदान करने की कितनी तैयारी है, क्योंकि मार्ग तो बता दिया है। मार्ग तो एक ही है, आत्मनिर्भरता का मार्ग। सबसे पहला काम तो करना पड़ेगा, स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग अपने मोबाइल, जिन मोबाइल पे आज मेरे को सुन रहे होंगे, वो चाइना के बने हुए मोबाइल होंगे। ओप्पो, वीवो, रेडमी, जियोमी, वन प्लस के मोबाइल लेकर के राष्ट्रभक्ति की बातें करने वाले बहुत व्हाट्सएप वीर मैंने देखे। अभी सिक्किम में चाइना की सेना हमारे सेना से लड़ रही थी मतलब गुत्थम गुत्ता हो रही थी। अभी पिछले सप्ताह की बात है। डोकलाम का तो याद है आपको, पाकिस्तान के आतंकवादियों के पास में जो शस्त्र मिलते हैं वो चीन ने उनको दिए हुए होते हैं। बहुत क्रूर लगेगा मेरा कहना, लेकिन सत्य यही है। पाकिस्तान के आतंकवादियों से जिस गोली से हमारे सेना के 5 जवान अभी वीरगति को प्राप्त हुए थे 2 सप्ताह पहले कश्मीर में, उस गोली का पैसा आप में से उन लोगों के जेब में से गया था जिनके पास ओप्पो, वीवो, रेडमी, जियोमी, वन प्लस का फोन है। आपने चीन को पैसा दिया, चीन ने पाकिस्तान को दिया, उससे वो शस्त्र खरीदा, उससे गोली चली और उससे हमारे वीर बलिदान हुए। तो क्या हम पूर्ण स्वदेशी होने को तैयार हैं? आर्थिक स्थिति ठीक करने का ही केवल बात नहीं है, ये सुरक्षा की भी बात है। आत्मनिर्भर भारत में पूरा योगदान देने की जरूरत है। दूसरी बात, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाए। लेट अस नॉट बी जॉब सीकर, लेट अस बी जॉब गिवर। तभी ये काम होगा, तभी ये बात बनेगी। इसलिए हम में से प्रत्येक को 3 काम करने चाहिए। अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वदेशी, अपने व्यावसायिक जीवन में योगदान करने की, देने की प्रवृत्ति, मांगने की जगह। और तीसरा, हम में से कुछ लोगों में नवीन रिसर्च करने की ताकत होगी, ऐसी बातों पर अनुसंधान करना जिसके लिए आज हम विदेशों पर निर्भर हैं। जैसे पीपीई किट की बात हुई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का जो किट था, फरवरी में भारत में एक भी नहीं बनता था और आज प्रतिदिन 4.5 लाख बनते हैं। ये भारत की ताकत है भाई, हम चाहे जो कर सकते। इसलिए अपने अनुसंधान को वो दिशा देना, ये तीसरा मार्ग। पूर्ण स्वदेशी, सुबह मुंह में डाली जाने वाली टूथपेस्ट से प्रारंभ करके
अपने घर में आने वाले टीवी तक सब कुछ स्वदेशी। ये पहला मंत्र। दूसरा, देने के लिए, योगदान करने के लिए जीवन में, व्यवसाय मांगने के लिए नहीं। और तीसरा, अनुसंधान भारत के लिए। ये 3 मार्ग है। धन्यवाद। एक और प्रश्न आया है मुकुल जी कि अभी वर्तमान में हम लोग बात कर रहे हैं कि राष्ट्र में हम पूरे विश्व में सबसे युवा राष्ट्र है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि आज के युवा में राष्ट्रभक्ति की कमी है? वो इस भारत माता के विरुद्ध ही नारे लगा रहे हैं और इतनी बड़ी सांस्कृतिक विविधताओं को लेकर अपना देश संजोया हुआ है, उसमें की भावना एकात्मता कैसे जोड़ पाए, ये एक प्रश्न सा आया है। भारत में राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं, भारत के युवाओं में, ये मैं नहीं मानता हूं जितेंद्र भाई। मैं तो पूरे भारत में प्रवास करता हूं। मेरा मानना है इस देश में 135 करोड़ में से 135 करोड़ देशभक्त है, कुछ 500-700 कन्हैया कुमार होंगे, उनके लिए क्यों सबको गाली दे रहे हो? बहुत माइनॉरिटी में है। देश के टुकड़े करने के नारे लगाने वाले लोग बहुत, उंगलियों पर भी नहीं, नाखून पे बैठे इतने हैं। भारत माता की उंगली पर भी गिनने की जरूरत नहीं, भारत माता के विराट रूप की। इसलिए देशभक्ति की कमी नहीं है, लेकिन देशभक्ति केवल भाव के स्तर पर रह करके नहीं चलेगा। आपके प्रश्न को मैं थोड़ा खुल करके बता रहा हूं, आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं। भाव तो देशभक्ति का सबके मन में है, इसलिए सचिन तेंदुलकर को और विराट कोहली को ताली बजाते हैं, सानिया नेहवाल को ताली बजाते हैं। सिंधु ने जब जीता, वो मेरे को याद है कि कोलंबिया के विरुद्ध 1 गोल किया था सुनील छेत्री ने, और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं हुए थे। और उसके रीजनल मैच में भारत ने 1 गोल किया तो सारे ट्विटर और सोशल मीडिया पे ऐसे देशभक्ति का ज्वार उठा था, तिरंगे लहरे थे कि तो देशभक्ति नहीं है, ऐसी नहीं। खेल में देशभक्ति है। परमाणु जैसी फिल्म आती है तो हमारी देशभक्ति दिखाई देती है, तानाजी जैसी फिल्म आती है तो हमारी देशभक्ति दिखाई देती है, लेकिन अपने आचरण में नहीं दिखाई देती, अपने व्यवहार में नहीं दिखाई देती। इसलिए भाव की देशभक्ति विचारों के माध्यम से चरित्र का भाग बने, यह आवश्यक है। और यह काम करने का प्रयत्न भारतीय शिक्षण मंडल कर रहा है कि हमारी शिक्षा ऐसी बन जाए कि हमारी व्यावहारिक देशभक्ति बन जाए। जैसे जापान में है, जापान की शिक्षा व्यवस्था उनको व्यावहारिक देशभक्त बनाती है। बाकी का छोड़ो, अमेरिका में है, अमेरिका में बहुत सारी बुराइयां होंगी, संस्कृति नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, व्यक्ति स्वार्थी होगा, लेकिन देशभक्ति जबरदस्त है, पैट्रियोटिज्म जबरदस्त है। इसलिए वहां की पुलिस यदि किसी आतंकवादी को मार दे तो कोई प्रश्न नहीं पूछता है, और उसने कह दिया ना आतंकवादी है, बस पुलिस पे विश्वास करते हैं, वहां का मीडिया भी। इसलिए हमारे मीडिया देशद्रोहियों को बहुत आगे बढ़ा चढ़ा करके दिखाती है, इसलिए अपने को लगता है कि देशद्रोही बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा नहीं है, 700-800 स्लीपिंग सेल है पूरे भारत में। वो कभी कभी जग जाते हैं और नारे लगा देते हैं, और उनके नारों को एनडीटीवी जैसे टीवी वाले दिखाते हैं तो हमको लगता है कि बहुत सारे उमर खालिद है। बहुत सारे नहीं है ना, घर घर में से अफजल निकलने वाले हैं, घर घर में से तो हमारे चंद्रशेखर आजाद ही निकलते हैं, हमारे घर घर में से भगत सिंह ही निकलते हैं। सिर्फ स्वतंत्रता से पहले स्पष्ट लक्ष्य सामने था कि भारत को स्वतंत्र करना है। आज हमारे युवाओं के सामने स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। मोदी जी ने एक ही काम किया, युवाओं को स्पष्ट लक्ष्य दे दिया, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। भारत, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था 2020 तक भारत को टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनाना है। स्पष्ट लक्ष्य दे दो तो भारत का युवा चमत्कार करता है। 1998 में हमने पोखरण में चमत्कार करके दिखाया, परमाणु पिक्चर में आपने देखा। केवल टेक्नोलॉजी का चमत्कार नहीं था, हमारी लॉयल्टी का चमत्कार था। भारत की सेना को भी भ्रष्ट मानने वाले लोग कि भारत में तो किसी को भी खरीदा जा सकता है, ऐसे सीआईए कहता था। 3,500 से ज्यादा लोग परमाणु विस्फोट में, वैज्ञानिक, सैनिक, डिप्लोमेट, इतने सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। 3,500 से ज्यादा, एक भी नहीं बिका, एक को भी सीआईए आईएसआई खरीद नहीं पाया। इतनी सी खबर नहीं निकली जब 3:30 बजे दोपहर में अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जाकर के बताया, तब सारी दुनिया अचंभित थी। भारत ने चमत्कार करके दिखाया। उसके बाद दुनिया ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए, उसके बाद आर्थिक प्रतिबंध लगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी मिलना बंद हो गया। हमने दोनों मामले में चमत्कार करके दिखाया।
19 जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होंगे वो इस पर रिसर्च करें, इस पर डिसर्टेशन करें। 1998 से लेकर 2001 के बीच में सुपर 305 प्रतिबंध अमेरिका ने हम पर लगाए थे। जापान भी हमको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, इजराइल के अलावा कोई हमारा मित्र नहीं था उस समय। और इन 3 वर्षों में जब हमको टेक्नोलॉजी और एफडीआई, भारत विदेश से पैसा मिलना बंद हो गया, उन 3 वर्षों में भारत ने सर्वाधिक इकोनॉमिक ग्रोथ की है, क्योंकि हमारे अंतर्निहित उद्योजक बाहर आए, हमारी आंतरिक शक्ति। जब जब चुनौती मिले हमारे युवाओं ने देशभक्ति दिखाई, टेक्नोलॉजी ने दिखाई। क्रायोजेनिक इंजन बनाना था हमको नाग के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए था, फ्रांस हमको सुपर कंप्यूटर देने वाला था। अमेरिका ने फ्रांस को मना कर दिया, सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, क्योंकि नाग मिसाइल के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए सुपर कंप्यूटर आवश्यक था, लेकिन नहीं दिया, फ्रांस ने नहीं दिया। हमारे देश ने कहा क्या करेंगे, हमारे वैज्ञानिक विजय भटकर जी ने कहा बना लेते हैं। आईएएस अधिकारी हंस रहे थे, आईएएस अधिकारी कह रहे तुम्हारे आईआईटी पास करने वाले टॉपर तो सारे विदेश चले जाते हैं, किसके भरोसे पर सुपर कंप्यूटर बनाओगे। ब्रेन ड्रेन के ऊपर आईएएस अधिकारी हंस रहे थे। विजय भटकर जी ने कहा अवसर तो दो। मैं शायद 11वीं या 12वीं कक्षा में था, अखबार में सीडेक की कंप्यूटर का जो डिपार्टमेंट उसके लिए बना, पुणे में है उसका एक मुख्यालय, विजय भटकर जी के नेतृत्व में सीडेक बना। उस सीडेक का विज्ञापन आया था आधे पेज का, और उस विज्ञापन में स्पष्ट लिखा था विदेशों में जाओगे तो $30 लाख की नौकरी मिल सकती है, हम केवल 3,000 रुपए महीने का पगार दे सकते हैं, देश के लिए सीडेक में आओ, हमको सुपर कंप्यूटर बनाना है। डॉक्टर विजय भटकर आजकल हमारे रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन के संरक्षक है। वो बताते अपने व्यक्तिगत अनुभवों में, भाषणों में भी बता चुके हैं, 150 वैज्ञानिक चाहिए थे, 150 कंप्यूटर साइंटिस्ट चाहिए थे। पहले ही दिन ओपन करते ही 3,500 एप्लीकेशन आए, जो विदेश की 30 लाख की नौकरी छोड़ करके भारत में 3,000 रुपए की नौकरी करने को तैयार थे। इस देश में देशभक्ति की कमी नहीं है, अवसर देने की आवश्यकता है। इसलिए अवसर मैंने दे दिया, अपने ओप्पो वीवो को फेंको और स्वदेशी अपनाओ, देशभक्ति का भाव मत रखो, उसको आचरण में लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रश्न अपने शिक्षण मंडल के लिए भी है और शिक्षण मंडल के माध्यम से कर सके ऐसा है कि हम शिक्षण में व्यवहारिकता, देशभक्ति कैसे की जाए, ये विद्यार्थियों को कैसे सिखा सकते हैं। 3 काम है। एक तो शिक्षकों का मन बदलना पड़ेगा, इसलिए हम भारतीय शिक्षण मंडल में शिक्षक स्वाध्याय लेते हैं, क्योंकि शिक्षक बदल जाए तो सिलेबस महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। सिलेबस कुछ भी रहे, शिक्षक अपनी कक्षा में ढंग से सिखाए तो देशभक्त पैदा कर सकते हैं। और ऐसे अनेक शिक्षक आज भी है, 13-14 हजार शिक्षक मेरे सीधे संपर्क में है, जो अपनी कक्षा में देशभक्ति लाते हैं। जेएनयू में पढ़ाने वाले शिक्षक भी है जो जेएनयू में देशभक्त पैदा करते हैं। इसलिए शिक्षक तय कर दे तो बहुत काम हो सकता है। इसलिए शिक्षकों का मन बदलना, शिक्षकों के मन में ये भाव लाना, ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम है शिक्षा पद्धति में जो कंटेंट है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को भारत केंद्रित बनाना। आज फ्रांस में जॉर्ज ईफ्रा नाम के इतिहासकार की पुस्तक सिखाई जाती है, जिसने हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स लिखी। तो फ्रांस की 8वीं कक्षा के बालक को बताया जाता है कि आज दुनिया में जो गणित है, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इंटीग्रेशन, जो पढ़ते पढ़ते आपके नाक में दम आ गए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बीजगणित, ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा याद करने में आपके नाक में दम आ गया था। हम सोचते हैं कि ये सारा वेस्टर्न मैथमेटिक्स है। जॉर्ज इफ्रा ने पुस्तक लिखी है 3 खंडों में, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। उसने लिखा है कि आज दुनिया में जितना गणित है उसमें 80% भारत ने विश्व को दिया है। ये जितनी बातें मैंने बताई ये भारत ने दी है। भास्कराचार्य ने, आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, माधव ने, पिंगल ने। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ने पोर्टल बनाया है, इंडियन मैथमेटिशियन नाम से पोर्टल है, जिसमें इन सब के काम उसने बताए हैं। फ्रांस के 8वीं के बच्चे को पढ़ाया जाता है कि भारत ने दुनिया को गणित दिया। भारत के सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता, गुजरात बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये बदलना पड़ेगा, नंबर 2। और नंबर 3, शिक्षण की विधि बदलनी पड़ेगी। इसलिए हमने गुरुकुल शिक्षा का प्रकल्प हाथ में लिया है।
आने वाले 15 वर्षों में विश्व की मुख्य धारा की शिक्षा गुरुकुल शिक्षा हम बनाने वाले हैं। अपन अपने अपने विद्यालय महाविद्यालय को गुरुकुल बनाएंगे, तब भारत माता विश्व गुरु बनेगी। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में 3 काम करने: शिक्षक का मन बदलना, शिक्षण की पाठ्य वस्तु बदलना और शिक्षण विधि को बदल करके गुरुकुल बनाना। ये 3 काम यदि हम करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था देशभक्त बना देंगे। बहुत अच्छा मुकुल जी। इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ता हूं कि मुकुल जी ने जिस प्रकार से कहा कि भारतीय शिक्षण मंडल इस भारतीय केंद्रित शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है, आप सब भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपना योगदान भारत माता के लिए दे सकते हैं। आगे का प्रश्न लेता हूं कि एक प्रश्न है कि आजकल जेएनयू में 2015 में जब से हुआ भारत तेरे टुकड़ों के नारे लगे, उसके बाद आपने भी अपने जवाब में जेएनयू का जिक्र किया है मुकुल जी, तो अभी भी स्थिति बदली नहीं है। हर दिन टीवी में वही आता है। हमारे पास अगर आपने जितना उदाहरण दिया उससे कई अधिक ऐसे महापुरुष की जीवनी है हमारे पास के जो जीवंत आज भी है व्यवहारिक में, फिर भी क्यों ऐसे नारे वहां पर लगते हैं और क्यों ऐसी शिक्षा संस्थाओं में ऐसे काम हो रहे हैं? नारे तो लगेंगे, बहुत ज्यादा व्यथित नहीं होना चाहिए। धोबी तो रामायण में ही था भाई। रामायण के समय में भी, राम राज्य में भी धोबी था जो सीता माता पर आरोप लगाता था। आजकल मीडिया है जो ऐसे धोबियों को ही ज्यादा प्रचार करता है। मैं तो पूरी मीडिया को ही धोबी मानता हूँ। मैं राम राज्य का धोबी यानी मीडिया ये कहता हूँ। जेएनयू में मेरे बहुत मित्र है और आज से नहीं 2008 से है। 2008 से मैं लगातार जेएनयू जा रहा हूँ। जेएनयू के सारे हॉस्टल में मेरे भाषण हुए, जेएनयू के सारे ढाबों पे मैंने बैठकें ली। आज भी जेएनयू के 7000 विद्यार्थियों में से अधिकतर देशभक्त है। 7000 विद्यार्थियों में 7000 विद्यार्थियों में 70 भी देशद्रोही नहीं होंगे। समस्या है शिक्षकों की। अभी 5 साल पहले तक जेएनयू के अंदर शिक्षकों में 60% शिक्षक नक्सलवादी थे, है भी, आज भी है। अब वो एक बार नौकरी लग गई तो 40 साल तक प्रोफेसर रहता है, क्या करोगे। तो सुधा भारद्वाज जैसे, गौतम नवलखा जैसे, निवेदिता मेनन जैसे शिक्षक है जिन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया है कि आप देशद्रोह अंदर से हो नहीं हो, बाहर से देशद्रोही की बात नहीं करोगे तो आपकी पीएचडी नहीं होने दी जाएगी। हमारे भारतीय शिक्षण मंडल में विस्तारक है जिन्होंने जेएनयू से पीएचडी की है, आजकल कलकत्ता में पूर्णकालिक के रूप में 3 वर्षों से काम कर रहे हैं। अपना जीवन भारत माता को समर्पित किया। जेएनयू से पीएचडी करने के बाद अंबाशंकर वाजपेयी, उनकी पीएचडी नहीं हो इसके लिए सारे शिक्षकों ने जोर लगा दिया था। ऐसे काम के कारण बहुत सारे लोग जो अंदर से देशभक्त है वो भी दिखावे के लिए इन शिक्षकों के दबाव में जेएनयू में वातावरण बनता है। अभी पिछले 5-6 वर्षों में जो वाइस चांसलर अभी आए, पिछले 4 वर्षों से जगदीश कुमार जी आईआईटी से गए, वहां पर बड़े व्यवहार कुशल है और उन्होंने बहुत व्यवहार कुशलता से जेएनयू का वातावरण बदला है। जेएनयू में नए डिपार्टमेंट खोले गए, साइंस के, मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट खोले गए, माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट आ गया है। उन सब में जो आनंद रंगनाथन है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही है। ऐसे देशभक्त लोगों को वहां शिक्षक करके रखा है। इसलिए ये अनुपात अभी जो 60% का था वो घट करके अभी 40-42% रह गया है। वो लोग रिटायर हो जाएंगे तो जेएनयू के ऐसे देशद्रोही शिक्षक खत्म हो जाएंगे तो जेएनयू का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए जेएनयू से बहुत ज्यादा परेशान होने की और दुखी होने की जरूरत नहीं है, ना ही जेएनयू को बदनाम करने की जरूरत है। जेएनयू में आज भी देशभक्त अधिक है। हम में से कितनों को पता है कि कल ही, परसों ही जेएनयू में राम के ऊपर वेबिनार समाप्त हुआ है। 3 दिन राम के ऊपर वेबिनार हुआ। आज अपन यहाँ पर वेबिनार कर रहे हैं, उस समय जेएनयू के ऑफिशियल वेबिनार हो रहा है जिसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी का मिथ बताने के लिए एक अमेरिकी भारतीय प्रोफेसर, आर्यन इन्वेजन के जो सारा भ्रम फैलाया गया रोमिला थापर जैसे लोगों ने, उस भ्रम को दूर करने के लिए आज वेबिनार जेएनयू के ऑफिशियल वेबिनार हो रहा है। जिस दिन वसंत कुंज थाने में शाहिला रशीद और वो लोग घेर करके और तमाशा कर रहे थे पिछले दिसंबर-जनवरी में, जिस दिन वो घटना हो रही थी और टीवी वाले वो घटना सब जगह बता रहे थे, उसी दिन उसी समय पैरेलली भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा सेमिनार, भारत केंद्रित पाठ्यक्रम बनाने का दिन भर का सेमिनार जेएनयू में हुआ। सेम
मीडिया ने आपको वो सेमिनार नहीं दिखाया। हमारे सह संगठन मंत्री है शंकरानंद जी, उनका इतना अद्भुत भाषण उस सेमिनार में हुआ, भारतीय शिक्षण मंडल के यूट्यूब पे उपलब्ध है। जिस दिन वसंत कुंज थाने का घेराव शाइला रजीत का और वो उन सब लोगों के तमाशे टीवी वाले दिखा रहे थे, उसी समय 160 लोग बैठ करके जेएनयू के अंदर सिलेबस के भारतीयकरण पर चर्चा कर रहे थे। इसलिए जेएनयू का ये पक्ष मीडिया में नहीं आता है, अच्छा भी है। चाणक्य नीति से चलना चाहिए। चटाई के नीचे पानी आता है तो पता नहीं चलता जब तक चड्डी गीली नहीं हो जाती। अभी हम चटाई के नीचे पानी डाल रहे हैं, जब इनकी चड्डी गीली होगी तब भागेंगे बेचारे छोड़कर। म्यूट हो आप। हाँ, नमस्ते। ये अंतिम प्रश्न है शायद मेरे हिसाब से कि एक प्रश्न आया है कि आपने बात की गुरुकुल जो शिक्षा व्यवस्था है हमारी सर्वथा उत्तम शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान में हम दो मुहे पे खड़े हैं कि एक तो हमारे क्लास की व्यवस्था और दूसरी एक कोरोना ने हमें नई दी, कोविड-19 ने, कि ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था। तो इन सब में हमें सामंजस्य कैसे करना है, या सबसे उत्तम या कौन सी शिक्षा पद्धति हो सकती है जो व्यवहार में आ सके? अभी क्या है, कुछ योजनाएं मनुष्य बनाता है और कुछ योजना ईश्वर बनाता है। मनुष्य की योजनाएं होती है और चली रही थी मनुष्य की योजना शिक्षा का सत्यानाश करने की, और सब दूर शिक्षा का सत्यानाश कर रहे थे, प्रकृति का विनाश कर रहे थे, व्यापार में सारा विनाश कर रहे थे, और कंज्यूमरिज्म उपभोक्तावाद चल रहा था, ब्रांडेड मॉल टॉल चल रहे थे, और जिसके अंदर जाकर के युवा बिगड़ रहा था। भगवान के मन में योजना कुछ और थी, तो इसलिए भगवान ने एक झटका दे दिया और कोविड लाया, और सारी दुनिया को समझ में आ गया हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम विकास जिसको कह रहे हैं वो विनाश हो रहा है। तो इसलिए कोविड के बाद सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए जो गुरुकुल शिक्षा को फैलाने के लिए हमको शायद 5 साल और लगते हैं, वो कोविड के झटके के कारण दुनिया उसको आज ही स्वीकार करेगी। डिजिटल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि वो लर्निंग सेंट्रिक होता है, अध्ययन केंद्रित होता है। अध्ययन केंद्रित, आनंद केंद्रित, आचार्य केंद्रित, ये 3 हमारे नियम हैं गुरुकुल शिक्षा के। 3 में से सबसे कठिन अध्ययन केंद्रित था। अध्ययन केंद्रित हो जाएगा तो आनंद केंद्रित हो जाएगा, और अध्ययन केंद्रित और आनंद केंद्रित हो जाएगा तो आचार्यों को सुधरना पड़ेगा, और आचार्य सुधरेंगे तो आचार्य केंद्रित भी हो जाएगा। इसलिए ये तीनों काम कोविड के कारण जल्दी होने वाले हैं। इसलिए मैं तो बहुत आशान्वित हूँ, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? मूडल नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे फेमस है, स्वयं में भी उसका ही उपयोग है, एनपीटीएल भी उसका ही उपयोग करता है, ओपन सोर्स में उपलब्ध है। वो मूडल को टीचिंग प्लेटफॉर्म नहीं कहते हैं, उसका नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस कहते हैं। डिजिटल टीचिंग नहीं होता, डिजिटल लर्निंग होता है। इसलिए अध्ययन केंद्रित ये जो 1/3 गुरुकुल है, ये तो जे कॉलेज में भी आना ही पड़ेगा। जब डिजिटल करेंगे तो बच्चे अपनी मर्जी से ही पढ़ेंगे। सूरत के विश्वविद्यालय में भी आ जाएगा और हार्वर्ड में भी आ जाएगा। तो सारे गुरुकुल बनने के लिए 1/3 तो कोविड ने ही कर दिया उनको, 1/3। और उसके बाद जब क्लास लगेगी तब आचार्यों को समझ में आ गया जाएगा कि पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अध्ययन के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। तो फिर जब फेस टू फेस क्लास लगेगी उसमें भी टेक्नोलॉजी और एटीट्यूड बदल जाएगा। तो मेरा तो बहुत बड़ा काम कोविड ने कर दिया है। मैं हमेशा कहता था, मेरा उदाहरण आपने सुना होगा कि साइकिल स्टैंड में 500 साइकिलें खड़ी है, तो उनको गिराने के लिए 500 बार धक्का नहीं देना पड़ता है। स्ट्रेटेजिकली ऐसे कोने पर खड़ी एक साइकिल को धक्का दे दो कि एक एक करके 500 गिर जाती है। इसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। कोविड वो साइकिल है जिसके गिरने से सारा भरभरा करके मैकॉले का पूरा शिक्षा तंत्र गिर गया है। और इसलिए अब जब खड़ी करेंगे तब कुछ पुरानी साइकिलें भी खड़ी होंगी, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाकी सब कुछ नया खड़ा होगा। और जो नया खड़ा होगा वो गुरुकुल के अनुसार होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। अभी सबके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न थे, जो प्रश्न यहाँ पर आए उसमें से सबको मर्ज करके जो जिज्ञासा समाधान का सत्र चला, उसमें मुझे लगता है कि आपके उत्तर ने सबकी जिज्ञासा का समाधान किया। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ मेरा मेल आईडी है मुकुल, MUKUL, मुकुल @bsmbharat.org। अंग्रेजी में यदि लिखना चाहे तो BSM Bharat
हमारी वेबसाइट है BSM भारतीय शिक्षण मंडल, BSM भारत BHARAT एक शब्द .org। तो मुकुल MUKUL मुकुल @BSMBharat.org मेरा मेल आईडी। दूसरा मेरा मेल आईडी देवनागरी में है, हिंदी में लिखा हुआ है। मुकुल आप हिंदी में लिखिए, फिर @ का चिन्ह दीजिए और फिर उसके बाद pata.bharat देवनागरी में लिखिए, पता बिंदु भारत, वह भी मेरा आईडी है। मुकुल @पता बिंदु भारत देवनागरी। स्वदेशी करना है ना तो स्वदेश તમે ગુજરાતીમાં પણ કરી શકો, ગુજરાતીમાં આઈડી બની શકશે। તમારા એન્ડ્રોઈડ ફોનમાં या iOS ફોનમાં pata.bharat નો એપ ડાઉનલોડ કરી લો અને તેમાં ગુજરાતીમાં મેલ આઈડી બનાવી શકો। तो गुजराती मेल आईडी भी आपका बन सकता है। मैं पूरा भाषण तो गुजराती में नहीं दे सकता था, लेकिन तो पूछ सकता हूँ। चिराग सर। हाँ जी, हाँ सर। सर एक क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब आजकल सोशल मीडिया का यूज सबसे ज्यादा यूथ कर रहे हैं और सोशल मीडिया जो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा पूरा जो कल्चर है वो लोग भूलते जाते हैं। जो यूथ में मतलब आजकल वेस्टर्न कल्चर को ही बढ़ावा मिलता है, तो उसके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? क्या है, नकारात्मक चीजों को भक्का बहुत दिख जाता है, लेकिन वो ज्यादा टिकती नहीं। वो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है फिजिक्स में, जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो माध्यमों में भी शुरुआत में ऐसा ही होता है। जब टीवी आया था, जब हम कॉलेज में थे तब टीवी आया था। वर्ल्ड कप जब कपिल देव ने जीता था तो बहुत घरों में टीवी खरीदा गया। तब लोग ऐसे ही कहते थे उस समय कि ये टीवी तो पूरा वेस्टर्न कल्चर कर देगा और हमारी संस्कृति को खत्म कर देगा। लेकिन 35 साल पहले भी और अब 33 साल बाद घरवास के दौरान भी हमने देखा कि दूरदर्शन का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रामायण है। ये भारतीय संस्कृति की ताकत है कि हर माध्यम को कब्जा कर ले। अंग्रेजों ने भारत में उपन्यास, नॉवेल, ये जो साहित्य प्रकार है ये भारत में नहीं था। भारत में नाटक थे, कविता थी, लेकिन नॉवेल, उपन्यास, इस प्रकार कथा लिखते थे, लेकिन उपन्यास जो चलता है वो नहीं था। ये पहली बार अंग्रेजी से भारत में आया। हिंदी का पहला उपन्यास चंद्रकांता संतति लिखा गया देवकीनंदन खत्री द्वारा। तो सबने कहा ये तो केवल श्रृंगार रस के लिए है और ये सबको बिगाड़ देगा उपन्यास। लेकिन भारतीय संस्कृति इतनी तगड़ी है, जो माध्यम आता है उसी को तलवार बना करके, जो उसको काटने के लिए आता है उसी को काट देता है। उस उपन्यास में ही एक उपन्यास लिखा गया, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा आनंद मठ। और जिन अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेज भक्त बनाने के लिए उपन्यास भारत में लाए थे, उन अंग्रेजों को खत्म करने के लिए आनंद मठ काम आया। एक उपन्यास ने अंग्रेजों की खटिया खड़ी। टीवी के इतने चैनल खुल गए, सारे चैनलों पर जो धारावाहिक सर्वाधिक टीआरपी वाले होते हैं, जो सीरियल सर्वाधिक टीआरपी वाले होते हैं, वो जय वीर हनुमान, महादेव, भगत, वो झांसी की रानी, पृथ्वीराज चौहान, यही होते हैं। इसलिए मीडिया, सोशल मीडिया भी वेस्टर्नाइजेशन को फैलाने के लिए आया भारत में, लेकिन सोशल मीडिया के कारण ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए ना। तो भारतीय संस्कृति इतनी ताकतवर है कि जो माध्यम देंगे उसी माध्यम से संस्कृति हमारी हम फैलाएंगे। आने वाले, अभी हो चुका है लगभग, अभी सोशल मीडिया पे भारतीय संस्कृति के जो प्रचार करने वाले लोग हैं उन्हीं का बोलबाला ज्यादा है। हमको कोई चीज ट्रेंड करनी पड़ती है तो 1 मिनट में ट्रेंड हो जाती है। हमारी ट्रेंडिंग ही सबसे ज्यादा चलती है। इसलिए चिंता मत कीजिए, वेस्टर्नाइजेशन नहीं फैलेगी, भारतीय संस्कृति फैलेगी सोशल मीडिया से। ये संस्कृति की ताकत है। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने अभी गवर्नमेंट की भी बात की, तो गवर्नमेंट रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन है, मैं साथ में ही उसको क्लब कर देता हूँ कि अभी जो कोरोना के टाइम में जो अस्पताल है, बहुत सारे मीडिया में अभी न्यूज़ आ रहे हैं कि मतलब बहुत सारे अस्पताल ने डेड बॉडी के लिए भी पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए और पैसा न देने पे वो लोग डेड बॉडी भी नहीं देते। तो एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि 1947 में मजदूरों की हालत जो थी और 2020 में जो मजदूर की हालत है वो एकदम सेम जैसी ही है। तो हम जो विकास की बात करते हैं तो विकास तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, जो मतलब जो बॉटम लेवल के जो लोग हैं उन तक तो विकास अभी तक पहुंचा नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन था कि हम कहते हैं कि चाइना और विदेशी सामान का हमें बहिष्कार करना चाहिए, तो लोग पूछते हैं कि हम तो कभी चाइना या फॉरेन गए नहीं,
गवर्नमेंट ने ही इसको अलाउड किया। अभी हम फेसबुक की बात करते थे कि मतलब जो सोशल मीडिया की बात करते थे, तो गवर्नमेंट ने ही उसको अलाउड किया। रिलायंस जियो का जो डील हुआ उसमें, तो हम कुछ ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते कि मतलब हमारा खुद का स्मार्टफोन हो, हमारा खुद का फेसबुक हो, हमारा खुद का व्हाट्सएप हो। क्या गवर्नमेंट बनाएगी क्या? मतलब गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करे, या तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करे। फेसबुक अमेरिका ने बनाया क्या? मार्क जुकरबर्ग को अमेरिका ने फैसिलिटी दी क्या? ये जो हमारा शासन केंद्रित विचार है ना, इसी ने भारत का विकास खत्म किया है। ये मैकॉले की बहुत बड़ी विजय है कि हमारा शिक्षित व्यक्ति हर बात के लिए सरकार की तरफ देखता है। आपने जितने उदाहरण दिए विदेशों के, वो सारे व्यक्तियों के किए गए चमत्कार हैं, सरकार के चमत्कार नहीं है। इसलिए हम जब तक स्वदेशी का भावना अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने दहेज एक्ट बनाया 32 साल पहले, दहेज विरोधी कानून इस देश में बना 32 साल हो गए। दहेज खत्म हो गया क्या? सरकार के कानून बनाने से समाज नहीं बदलता, समाज के बदलने से सरकार बदलती है। इसलिए शासन केंद्रित सोच हमको छोड़ देनी चाहिए। मजदूरों की स्थिति 1947 जैसी नहीं है भारत में। जो 1947 में विभाजन के समय मुसलमानों के अत्याचार के कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए लोगों के फोटो लगा करके आज जो श्रमिक अपने अपने घर वापस जा रहे हैं उनको फोटो साथ में लगा करके दोनों की स्थिति समान है ये कहते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख मैं किसी को नहीं मानता हूँ। आपके सूरत में सबसे पहले श्रमिक और रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। आनंद विहार की घटना से पहले भी सूरत रेलवे स्टेशन पे हुआ श्रमिकों का एकत्रीकरण। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा भारती के लोगों ने जाकर के उन श्रमिकों के बीच में सेवा की थी। इसलिए उन श्रमिकों की वास्तविक स्थिति को हम जानते हैं, हम मीडिया के बताए हुए बातों पर आधारित नहीं है। इन सारे श्रमिक जो घर वापस जा रहे पैदल या साइकिल पे या बसों में या ट्रकों में भर करके, इनमें से 99% गरीबी रेखा के ऊपर है, नीचे नहीं है। ये श्रमिक मुंबई में और सूरत में कम नहीं कमाते, इनके बैंक में लाखों रुपए है। इनको पैदल जाना पड़ रहा था लॉकडाउन के कारण, क्योंकि ट्रेन चालू नहीं थी, क्योंकि बसें चालू नहीं थी, इसलिए वो पैदल जा रहे थे। वो गरीब है इसलिए पैदल नहीं जा रहे थे। हमारे सेवा भारती के लोग जब उनको खाना देते थे, खाने की व्यवस्था करते थे, तो उस समय वो कहते थे इस खाने का मोल लो। और जब हम लोग कहते थे कि नहीं खाने का मोल हम नहीं लेंगे, ये तो हम तो सेवा के लिए कर रहे हैं, हम तो दान मिले हुई राशि में से करते, तो वो कहते थे हमारे से भी दान। ये जाने वाले मजदूर अन्य मजदूरों को खाना देने के लिए दान देते थे, ऐसे स्वाभिमानी लोग। इसलिए मजदूरों की समस्या, श्रमिकों की समस्या अलग है, वो भय के कारण वापस जाए। कोरोना शहरों में ज्यादा है, गांवों में कम है, ये उनको दिख रहा है और ये आंकड़े सत्य भी। इसलिए मैं मुंबई में रहूंगा तो मेरे को कोरोना पकड़ लेगा, इसकी संभावना अधिक है। इसलिए मैं समस्तीपुर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दरभंगा में अपने गांव में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां मैं सुरक्षित रहूंगा परिवार के साथ। वो गरीबी के कारण नहीं जा रहे, 10% होंगे गरीबी के कारण जाने वाले, लेकिन 90% से अधिक लोग समृद्ध है, व्यवस्थित है, ठीक ठाक चल रहा था। आपने आप सूरत में, सूरत के तो मजदूर गरीब नहीं है, आपने देखा है हीरा व्यापारियों के पास काम करने वाले लोग, उनके पास मोटरसाइकिल है, कार है, उनके घर में टीवी है, डिश एंटीना है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, लेकिन वो सब लोग पैदल जाने पे विवश हुए क्योंकि लॉकडाउन था। इसके दो कारण है। हमारा विकास जो हुआ, उस विकास में हमने वेस्टर्न मॉडल को फॉलो करके अर्बनाइजेशन को महत्व दिया, क्योंकि जीडीपी के अंदर जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी है वो जानते हैं कि अर्बनाइजेशन को विकास का एक पैरामीटर माना गया है, और ये माना गया कि 60% से अधिक पॉपुलेशन अर्बनाइज नहीं होगी तो आप डेवलप्ड कंट्री नहीं है। और भारत में 80% पॉपुलेशन गाँव में रहती, तो इसलिए उसको अर्बनाइज करने के लिए हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई, क्योंकि हम पश्चिम के सामने डेवलपमेंट दिखाना चाहते हैं। हमारा भारतीय विचार जो महात्मा गांधी ने बताया था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बताया, जो दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बताया, जो उपनिषदों में लिखा है, वो भारतीय विचार विकेंद्रित विकास का विचार, और गांव का ही विकास। महात्मा गांधी ने तो सीधे ग्राम स्वराज की बात की, गांव के विकास की बात की। मैं तो उतनी भी नहीं बात कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ एक स्टेट में आप 100 शहरों का विकास कीजिए ना।
छोटे छोटे शहर, वडनगर जैसे शहर खड़े होने चाहिए, वलसाड़ जैसे शहर खड़े होने चाहिए, धर्मपुर जैसे शहर में गुजरात, सूरत जैसी इंडस्ट्री के छोटे छोटे हब खड़े होने चाहिए। केवल सूरत, बड़ौदा, भरूच और अहमदाबाद, राजकोट ऐसे 4-5 शहरों के नाम लेकर के नहीं चलेगा। ऐसे 100 शहर, यानी एक जिले में 5-5 शहर यदि गुजरात में खड़े होते हैं जो इंडस्ट्रियल हब बनते हैं। मोरबी जैसा एक हब है, राजकोट है एक हब है, अमरेली क्यों नहीं है भाई, वहां पर क्यों नहीं है, जूनागढ़ में इंडस्ट्री क्यों नहीं है, आपको छोटे छोटे जगहों पर, वेरावल में क्यों नहीं है, तो वहां छोटे छोटे जगहों को इंडस्ट्रियल हब के रूप में यदि आप विकसित करते हैं तो इतना दूर माइग्रेशन नहीं। यही काम बिहार में अभी कर दिया, अभी योगी आदित्यनाथ ने कर माइग्रेशन के लिए आयोग बना दिया, आपको बाहर जाना है तो आपकी सूची बनेगी। इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ये प्रॉब्लम है। गरीबी वाली प्रॉब्लम इतनी नहीं है मजदूरों, बेरोजगारों में गरीबी है, मैं देश में गरीबी नहीं है नहीं कह रहा हूँ, ये जो श्रमिक घर लौट रहे ये गरीब नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है ये प्रॉब्लम, ये सरकार के पास इनका डाटा नहीं है ये प्रॉब्लम। जैसे जीएसटी से पहले हमारा व्यापार भी 80% अनऑर्गेनाइज्ड था, जो बाजार में बेचता था सब्जी उसका कोई ब्यौरा ही नहीं था, वो जीडीपी में काउंट ही नहीं होती। जीएसटी ने एक किया कि अधिक किराना वालों को और अधिक लोगों को टैक्स नेट में लाया, टैक्स देना पड़े नहीं देना पड़े वो अलग बात है, लेकिन जीडीपी का पार्ट बने। वैसे ही चीज आज इस श्रमिकों की समस्या सामने आने से आने वाले समय में ऐसी पॉलिसी बनेगी जिससे ये श्रमिक भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में आए। यदि ये संगठित होते और संगठित क्षेत्र का भाग बनते तो वो विकास का एक नया पैरामीटर खड़ा करे। और सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन, आज पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हर राज्य में 100, यानी पूरे देश में 5000 इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्मार्ट क्लस्टर्स डेवलप करने चाहिए, जो उस आसपास के गांवों को वहां भी एंसिलरी खड़ी होगी। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी विजन 2020 जो पुस्तक है, उस पुस्तक में एक कंसेप्ट दिया था, एक एब्रीविएशन था, जो एब्रीविएशन था पुर, PURA। जैसे शहर के लिए, नगर के लिए संस्कृत में शब्द है पुर, वो पुर था। जैसे नागपुर, सोलापुर ये पुर है, वैसे वो पुर था। उस पुर का PURA का लॉन्ग फॉर्म था प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। प्रोवाइडिंग फॉर P, अर्बन फॉर U, एमिनिटीज फॉर A, रूरल एरिया के लिए R, A, रूरल एरिया PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। उन्होंने कहा गांवों में आप शहर की सुविधाएं दे दो, शहर मत बनाओ गांव को, लेकिन शहर में जो इंटरनेट मिलता है, शहर में जो टीवी मिलता है, शहर में जो सम्मान मिलता है वो वहां दे दो, तो गांव अपना स्वयं पूर्ण हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, स्वावलंबी होगा। और मोदी जी आपके गुजराती गुज्जू भाई है, तो हर अवसर का लाभ उठाते, ये गुज्जू भाई का मतलब विशेषता है। गांधी बाबा ने भी किया, अंग्रेजों की हर कठिनाई को उन्होंने अपने लिए उपयोग में लिया। मोदी जी ने भी वही किया, बहुत सारे रिफॉर्म जो वैसे नहीं करने देते उनको, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान बना करके सारे रिफॉर्म्स कर डाले। सप्लाई साइड को, उसको यदि इकोनॉमिस्ट ध्यान से पढ़े तो वो इकोनॉमिस्ट चिल्ला ही रहे, ये तो बेल आउट पैकेट है ही नहीं, ये तो रिफॉर्म पैकेट है, वो पैकेजिंग ही अलग। तो हमारे गुज्जू भाई ने काम कर दिखाया, इसलिए वो परिवर्तन आ जाएगा। ये जो पूरा वाला मैं कह रहा हूँ, ये परिवर्तन भी आ जाएगा आने वाले समय में। बहुत बड़ा परिवर्तन कोविड के बाद होने जा रहा है, और उसमें ये श्रमिक वगैरह की जो समस्या है ये ठीक हो जाएगी। मेरा युवाओं से एक ही आह्वान है, प्रत्यक्ष निकलिए बाहर और प्रत्यक्ष देखिए, उसको व्हाट्सएप पे डालिए, फॉरवर्ड मत कीजिए, खुद का अनुभव लिखिए। मीडिया जो कहती है उस पर आंख मूंद करके विश्वास मत कीजिए, जाकर के देखिए। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में ये घटनाएं जो आपने बताई वो घटनाएं हो रही है, वहीं पर अनेक सरकारी अस्पताल में अनेक सेवाभावी संगठन जा करके अपनी जान खतरे में डाल करके सेवा कर रहे, ये भी सत्य है। तो एक साथ भारत में धोबी भी है और राम भी है, लवकुश भी है और रामायण भी है। पिछले लाखों वर्षों से ऐसा है, आज भी ऐसा है। तो ऐसे स्वास्थ्य हॉस्पिटल जो है, जो लोगों की कठिनाई का लाभ ले रहे हैं, और सैनिटाइजर जो 50 रुपए का 500 रुपए में बेचने वाले दुकानदार भी है, और दूसरी तरफ ऐसे सेवाभावी लोग भी है जो अपना घर बेच करके, मुंबई के और हॉलीवुड में ऐसे सितारे भी है
जो सितारे हीरोगिरी का काम करते हैं और करोड़ों रुपया कमाते हैं और टीवी पर कोरोना के एडवर्टाइजमेंट देने के लिए सरकार को भी पैसा मांगते हैं, और दूसरी तरफ पिक्चरों में विलन का काम करने वाला सोनू सूद है, जो अपने खर्चे से अनेक श्रमिकों को बसें उपलब्ध करा करके घर पहुंचा रहे हैं। तो दोनों प्रकार के उदाहरण हैं। मित्रों, केवल नकारात्मकता को मत देखिए, सकारात्मकता को देखिए, वो हमको प्रेरणा देगी। और बाहर निकलिए और कुछ कीजिए, व्यवहार में देशभक्ति को लाइए, सिर्फ भारत माता की जय बोलने से नहीं चलेगा। Thank you very much, sir. To the last event of vote of thanks, जीवन जियो ट्रस्ट और जे शाह आर्ट्स एंड HP देसाई कॉमर्स कॉलेज की ओर से मैं भारतीय शिक्षण मंडल और हमारे आज के स्पीकर श्री मुकुल कानितकर सर का बहुत ही आभारी हूँ। सर, ये एक पूरे भाव को आपने 1 या 1.5 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से चरितार्थ करके बताया है। तो सभी पार्टिसिपेंट के भी बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन तो आए ही हैं, बट कमेंट्स में भी ये पूरे टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत अच्छे कमेंट्स हमें आपके लेक्चर के रिगार्डिंग मिले हैं। तो ये पूरे आयोजन में आपकी टीम से भी जो हमें सपोर्ट मिला है, वो सबका हम आभार मानते हैं। साथ ही में आपके साथ भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट आपके यहाँ से जुड़े हैं, तो वो सभी पार्टिसिपेंट का हम बहुत आदर से सम्मान और थैंक यू बोलते हैं उनको भी, ये सारे प्रयत्न के लिए। साथ में हमारे प्रिंसिपल सर किशोर सिंह चावड़ा सर, हमारा ट्रस्ट परिवार, हमारी पूरी टीम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, ये हमारा 8वां वेबिनार है। और कभी भी हमारे पार्टिसिपेंट, मतलब मान लीजिए आज के लिए भी हमारे 2700 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। ये 2 दिन का कमाल है सर। हम 2 दिन के पहले हम रजिस्ट्रेशन लिंक लगाते हैं और इतने दिन में हमारे 2700-2800 पार्टिसिपेंट हो जाते हैं। तो ये सभी दर्शक मित्रों, ये सभी पार्टिसिपेंट मित्रों के प्रेम का भी हम उतना ही सम्मान और आदर करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहते हैं। तो ये सभी पूरे नेटवर्क, आप जितने भी लोग इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी शामिल हैं, ये सभी का हम तहे दिल से कॉलेज परिवार और ट्रस्ट परिवार आभार मानता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और फिर से आप जब भी हमें जरूर पड़े, आप हमारे लिए अवेलेबल होंगे। यही अभ्यर्थना के साथ ये वक्तव्य को पूरा करते हैं। प्रणाम।